बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे और आपका आज का दिन यकीनन अच्छा गुजरेगा। और हम आपको भी ये बताते हैं कि NCOC ये बता रहा है कि 2.94% जो है गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर मुस्बत कोरोना केसेस की शरह रही है और 1383 जो नए केसेस हैं वो गुज़श्ता 24 घंटों में सामने आए हैं, जो कि खुशाइंद बात है कि केसेस जो हैं बतदरीज कम होते चले जा रहे हैं और हम सब ने एहतियात करनी है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और अगर हम बात करें कीमती जानें जो हमने खोई हैं, वो 53 कीमती जानें जो कोरोना की वजह से हमने खो दी हैं और हमने एहतियात बहुत ज़्यादा करनी है, ख़ुद को वैक्सीनेट करवाना है। जो 19 साल से लेकर 30 साल तक के अफराद हैं उनको मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं, वो अब ख़ुद को वैक्सीनेट करवा भी रहे हैं, ख़ुद तस्वीर भी लगा रहे हैं कि जी हमें मैसेज आया था और हम गए हैं। और 30 साल से ज़ायद उम्र के जो लोग हैं शाल वो तो वैसे ही अब जा रहे हैं और बिल्कुल वॉक इन है और वो ID कार्ड सिर्फ लेकर जा रहे हैं और वैक्सीनेट हो रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि अब लोगों में शऊर उजागर हो चुका है, उन्हें पता चल चुका है कि उन्हें वैक्सीनेट होना उनके लिए कितना ज़रूरी है, कितना सेफ है उनके लिए और वो इस वबा से किस तरह से महफूज रह सकते हैं। तो इसलिए लोग अब जो है ना वो ज़्यादा तादाद में रुख कर रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स का, जिसकी हम बार बार बात करते थे कि लोगों में आगाही होनी बहुत ज़रूरी है। लोगों को इस चीज़ की तरफ किस तरीके से लाया जाए, मोटिवेट किया जाए। हम लोग भी अपनी अपनी कोशिशें कर रहे थे, गवर्नमेंट सेक्टर्स भी अपनी अपनी जगह पर बैठ के कोशिशें कर रहे थे। तो अब उसका जो फल है हमें कोशिशों का वो मिलता हुआ नजर आ रहा है कि केसेस भी उसी तरह से कम होते जा रहे हैं। हम लोग बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, स्कूल खुल चुके हैं और तालीमी इदारे खुलने सबसे ज़्यादा ज़रूरी थे, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे थे कि हमारे बच्चे मेंटली सिक हो रहे थे, घर पे बैठ के वो डम्ब हो रहे थे। आज मुझे लगता है कि सब टाइम से निकले होंगे। जो कल मुझे थोड़ा सा मसला दरपेश था, नहीं आज नहीं आया, आज मैं वक्त से निकल गया। मुझे पता लग गया कि अच्छा भाई इसको थोड़ा सा मैनेज करना है, मैंने मैनेज किया। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ने भी मैनेज किया होगा और हम इसी तरीके से कोरोना वबा के अंदर भी ख़ुद को मैनेज करते रहें, आगे भी मैनेज करते रहेंगे। आगे जब बच्चों ने एग्ज़ाम्स के लिए जाना है, हमने बच्चों को बहुत कुछ समझा के ही भेजना है कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। क्यों? क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं ना तो आपका सारा फोकस पेपर के ऊपर होता है। ऐसा ही है। फिर आप अपने मुँह को हाथ लगा रहे हैं, आपको याद नहीं रहता कि भाई ऐसा चीज़ है। तो हमने बच्चों को थोड़ा सा वो भी बताना है कि एग्ज़ाम देना है, लेकिन इन बातों का ख़ास तौर पर हमने ख्याल रखना है। और बच्चे अब खुद बड़े समझदार हो चुके हैं। हम छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको ये पता है कि हमने शेक हैंड नहीं करना, हमने यूं अपनी कोनियों को बस टच करना है और हमने उसी से सलाम करना है। ये एक बड़ा अच्छी बात है कि बच्चे जो हैं वो खुद से समझदार हो गए हैं। पेरेंट्स जो है वो मेरे ख्याल में भी उतने समझदार नहीं, कोताही कर जाते हैं। लेकिन अगर बच्चे को बात बता दी जाती है कि बेटा ऐसे नहीं करना है और आप अगर उसमें कोताही कर रहे होते हैं तो वो बच्चा आपको बता रहा होता है कि नहीं ये तो आपने मना किया था, तो अब आप खुद ऐसा कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। बच्चों को हम जितना जैसा सिखाएंगे बच्चे तो वैसा ही सीखेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि मज़ीद केसेस कम होते चले जाएंगे। अभी हम बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ डहरकी में होने वाले ट्रेन हादसे की। खौफनाक हादसा जो है वो पेश आया था। हादसे में मिल्लत एक्सप्रेस की कई बोगियाँ पटरी से उतर गई थी और मुखालिफ ट्रैक पर आ गई थी, जिसके 2 मिनट बाद ही कहा जा रहा है कि सर सैयद एक्सप्रेस जो है गिरने वाली बोगियों से टकरा गई थी। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमजा हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद जो है वो 62 हो गई है और 100 से ज़ायद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। ट्रेन हादसे में 14 बोगियाँ जो हैं मुतासिर हुई, जबकि 3 मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। ट्रेन हादसे के एक ज़ख्मी मुसाफिर ने बड़ा इंकशाफ भी किया इस हवाले से। हमजा उसका कहना था कि एक्सप्रेस मिल्लत एक्सप्रेस जो था का क्लम्प जो था वो पहले से ही ख़राब था और टूटा हुआ था, जिसका रेलवे हुकाम को भी इल्म था। लेकिन हादसे के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं वो काफ़ी ताख़ीर से शुरू की गई। ये भी एक चीज़ सामने आई। जो ख़त हैं वो भी तो अब सामने आ गए, मुरासले सामने आ गए। ये कहा जा रहा था कि जी कि इस ट्रैक पर तो हम ट्रेन चला ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बड़ा हादसा हो सकता है, बड़ा सानहा हो सकता है। फिर भी ऐसा हुआ। फिर हम देख रहे हैं कि इशाल सबसे बड़ा मसला ये था कि हम हुकूमत क्या कह रही है कि जी ये तो अपोजिशन की गलती है, अपोजिशन कह रही है कि आपकी गलती है। फिर वो दावे याद कराए जा रहे थे, वो तकरीरें याद करवाई जा रही थी जिसमें बात हो रही होती थी इस्तीफे की कि जब भी किसी मुल्क में ऐसा होता है तो वजीर जो है वो इस्तीफा दे देता है। तो ऐसी बातें हो रही थी जिस पर हुकूमत जो है जवाब दे रही थी कि भाई ये तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर की कोताहियां हैं जिसकी वजह से ऐसा हो। बिल्कुल ऐसा ही। अब इतने बड़े हादसे पर भी सियासत करना, मतलब आप सोचें कि इतनी कीमती जानें चली गई हैं, वो किसी की वजह से भी गई हैं। हमें जो भी इसके पीछे मुहर्रकात हैं या जो भी अमल कारफरमा हो सकते हैं, हमें उनको दुरुस्त करना होगा ताकि आगे आने वाले वक्त में कोई इस तरह का हादसा हमें खुदा न खास्ता पेश
कोरोना आए। हम लोग लकीर को पीटते चले जा रहे हैं, हम ये सोचने के लिए तैयार ही नहीं है कि आखिर ये हादसा जो है ये पेश बार बार मतलब इस तरह के हादसा हो रहे हैं ना। आप देखेंगे इससे पहले भी ट्रेन हादसा हुआ, बहुत सारी जानें गई, उससे पहले ट्रेन हादसे हुए तो कितनी जानें गई। हम लोगों ने बेहतरी क्या लाई है? कुछ भी नहीं है हमजा, हम लोग बार बार यही बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम मतलब कि अभी तो ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं, वहाँ पर साहिल काजी मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा सूरत हाल क्या इंतज़ामिया की जानिब से बताया जा रहा है। घोटकी हॉस्पिटल में मौजूद हैं इस वक्त साहिल, आप ये बताइएगा कि वहाँ पर सहूलियात कैसी हैं और कितने लोग इस वक्त, कितने मरीज़ हैं वहाँ पर, कितने ज़ख्मी हैं वहाँ पर जो इस वक्त ज़ेर इलाज हैं? जी बिल्कुल, 100 से ज़ायद जो ज़ख्मी हैं वो अभी ज़ेर इलाज हैं। अगर आप बात कर रहे हैं सहूलियात की, तो कल से ये जो हादसा पेश आया था उसके बाद जो सहूलियात हैं उनका फुकदान नज़र आया, क्योंकि ढेर की हॉस्पिटल है, मीरपुर माथेलो हॉस्पिटल, घोटकी और उबाड़ो, ये तहसील हस्पताल हैं जिनमें सहूलियात न होने की वजह से जो ज़ख्मी थे उनको मजबूरन इंतज़ामिया रहीम यार खान की शेख जायद जो हॉस्पिटल है वहाँ पे मुंतकिल कर रही थी। रात गए तक जो सारे ज़ख्मी हैं उनको इन अस्पतालों से डिस्चार्ज करके रहीम यार खान की अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिनमें से 12 ऐसे फिर जख्मी हैं जिनकी जो हालत है वो गैर है, उनको हो सकता है कि लाहौर या कराची के अस्पतालों में आज मुंतकिल किया जाए। और उससे पहले मैं आपको बताऊं अपने नाजरीन को कल वाले वाक़े के हवाले से कि कल ये घोटकी की तहसील है डेहरकी के करीब रहती एक छोटा सा शहर है जहाँ पे ये खौफनाक हादसा पेश आया था। मिल्लत एक्सप्रेस जो कराची से सरगोदा जा रही थी और सर सैयद जो लाहौर से कराची जा रही थी उनके आपस में तसादुम हुआ था। बात यह है कि मिल्लत एक्सप्रेस जो कराची से सरगोदा जा रही थी उनकी जो 8 बोगियां हैं वो पटरी से उतर गई और दूसरे ट्रैक पे आ गई थी, ठीक है ना। तो उसके बाद जो सर सैयद एक्सप्रेस आ रही थी तो उन बोगियों से टकरा गई, जिसमें साहिल काजी अस्पताल की बात कर लेते हैं। हॉस्पिटल में इस वक्त जो मरीज इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं, क्या उनको मुकम्मल सहूलियात मुयस्सर आ पा रही हैं या नहीं? कितने मरीज इस वक्त मौजूद हैं? जख्मियों की हालत कैसी है इस वक्त? कितने जख्मी जो हैं वो अब सेफ जोन में जा चुके हैं? कितने क्रिटिकल हैं? क्रिटिकल मैंने आपको बताया कि इंतजामिया के मुताबिक 12 जो ज़ख्मी हैं उनकी हालत तशवीशनाक है, जिनको रात गए तक शेख ज़ैद जो रहीम यार खान की हॉस्पिटल है वहाँ पे मुंतकिल किया गया था। अगर बात करें हम यहाँ के महकमा हेल्थ की तो अस्पतालों में ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। अच्छा साहिल काजी, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। हम लोग इस वक्त तफसीलात लेते हैं राजा शाहिद से, जो कि इस वक्त रहीम यार खान में हॉस्पिटल में मौजूद हैं। राजा शाहिद, आप हॉस्पिटल में मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ मरीजों को रेफर किया गया, लाया गया जो क्रिटिकल कंडीशन में थे। अब वो मरीज कैसे हैं, सूरत हाल कैसी है अस्पताल की, और क्या तिबी सहूलियात अच्छे से मुयस्सर आ पा रही हैं मरीजों को? जी बिल्कुल, कल जब ये हादसा पेश आया उसके फ़ौरन बाद जो है रेस्क्यू का जब ऑपरेशन शुरू किया गया तो उसमें शेख ज़ैद हॉस्पिटल, रहीम यार खान और सादिकाबाद जो हॉस्पिटल है तहसील हेडक्वार्टर रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट में, इन में से 70 से ज़ायद जो है वहाँ ज़ख्मी हुए थे मुसाफिर, उनको यहाँ लाया गया था। और उनमें से उस वक्त जब ये पेशेंट लाए गए थे तो 15 के करीब ऐसे पेशेंट थे जिनको मल्टीपल इंजरीज थी और हेड इंजरीज थी और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल उनकी जो सूरत हाल थी। और लेकिन ये है कि उसके बाद मज़ीद भी आमद का सिलसिला यहाँ जारी रहा। इस वक्त 50 से ज़ायद जो मरीज़ हैं जिनकी हालत काफ़ी जो ज़्यादा सीरियस है उनको यहाँ रहीम यार खान रेफ़र किया गया था और इस वक्त वो एडमिट हैं। तो इस वक्त 15 से ज़ायद ऐसे मरीज़ हैं जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है, लेकिन 35 मरीज़ ऐसे हैं जिनमें बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं और इसके अलावा बुज़ुर्ग भी हैं जिनकी हालत अब कदरे बेहतर है। लेकिन ये है कि इनका इलाज मुआवजा तो काफ़ी बेहतर से जारी है। मसला ये रहा है कि कल जब इन पेशेंट को लाया गया इनमें से बहुत सारी ऐसी फैमिलीज थी, ऐसे लोग थे जिनके लवाहिकीन थी या जिनके प्यारे थे वो उनके साथ कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा था। अननोन ऐसे मरीज थे जिनके लिए यहाँ काफ़ी मसाइल थे और उनकी देखभाल करने के लिए फिर जो अस्पताल का अमला था उन्होंने अपने तौर पर यहाँ पर बेहतरीन उनको जो इक़दाम करके फैसिलिटेट किया है और इस वक्त उनका इलाज मुआवजा जारी है यहाँ। बिल्कुल ठीक है राजा शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका साहिल काजी, आपने भी हमें जो सूरत हाल है उससे आगाह किया।
बहुत शुक्रिया। इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम बात कर लेंगे कि ये एक जो सानहा है, हादसा है, ये भी सियासी सूरत हाल इख्तियार कर गया कि बयानबाजी जारी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कंवल शोज़ब साहिबा हमारे साथ मौजूद है। कंवल साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बड़ा खौफनाक ये हादसा पेश आया, फिर हम असेंबली की कार्रवाई देखें या वैसे बयान देखें, अगर अपोजिशन के भी देख लें, गवर्नमेंट के भी देख लें, तो वो इल्ज़ाम तराशी ही थी। अगर 3 साल गुजरने के बाद भी गवर्नमेंट ने ये कहना है कि ये साद रफ़ीक की कोताही है, उसका आज़म सवाती से कोई ताल्लुक नहीं है, तो क्या आपको लगता है ये जस्टिफिकेशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। सुबह बखैर और नहायती अफसोस के साथ आज का दिन शुरू किया है। कल इतना ये बड़ा हादसा हो गया जिसमें इंसानी जानों का ज़िया भी हुआ, साथ में इतनी सफरिंग है। मैं क्योंकि फैमिली में एक ही हादसा हुआ था गाड़ी का ही, तो मुझे वो आज तक याद है कि जो हालात मैंने देखे थे हॉस्पिटल में जाके, उसको हम यहाँ बैठ के इमेजिन नहीं कर सकते कि जिस वक्त किसी एक्सीडेंट में इंजरीज़ होती हैं तो उसकी नौयत क्या होती है। और उस वक्त अगर आप अपने प्यारों को जाके देखें तो मोस्टली अब जो यहाँ से बैठ के हम आम तौर पे बात कर रहे हैं, वो वहाँ पे जब आप जाते हैं तो आप पहचान नहीं पाते हैं, इस तरह के हालात हो जाते हैं। और मल्टीपल इंजरीज जो हैं उनका बहुत अरसे तक फिर इलाज जारी रहता है। अच्छा, मैं बग़ैर सियासत के, और मैं सियासत को कभी मनफी बात नहीं कहती, मैं हमेशा मुनाफ़क़त का लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए सियासत बहुत मुक़द्दस एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए आवाम की आप खिदमत कर सकते हैं। इसलिए मैं कभी सियासत को नेगेटिव कॉनोटेशन में नहीं लेती। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, देखिए कल जिस वक्त बात छेड़ी गई, आपने ठीक है पॉइंट आउट किया गया, एक सानिया था, एक अलमिया था और एक कौमी सानिया था, लेकिन उसका आगाज़ इसलिए किया गया कि उसके ऊपर एक मनफी तरीके से पॉइंट स्कोरिंग की जा सके और अटेंशन डाइवर्ट की जा सके। कल असेंबली में जिस वक्त ये बात शुरू की गई, उस वक्त एक बड़ा इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन की लिस्ट मौजूद थी, और अनफॉर्चुनेटली जिस वक्त डिमांड रखी गई बड़ी जायज़ डिमांड थी, लेकिन उसको जिस तरीके से रखा गया और जो टाइमिंग्स रखी गई वो ठीक नहीं थी। उसको उस टाइम पे उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आज वज़ीर रेलवे उस वक्त मौजूद भी नहीं है। दूसरा, अभी तो सानिया चल रहा था, आपने सुना होगा कि उस टाइम पर भी हादसे में जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स थी और डेवलपमेंट्स थी वो अभी वो अंडर मतलब वो कंस्ट्रक्शन थी, आपको पता नहीं था एग्जैक्टली कि अभी क्या चल रहा है। जी हाँ, तो इसलिए कहा गया था कि आज का दिन रखें ताकि सारे मशाहिद और जो इंक्वायरी रिपोर्ट्स हैं, जो उसके हालात व वाक़यात या एक्चुअल फैक्ट्स हैं, वो हम आज वहाँ पर बयान कर सकें। बट फिर आपने देखा कि जो भी हुआ, बहरहाल मैं उससे आगे चलती हूँ, मैं आपको एक जो एनालिसिस है वो दूंगी। देखिए, बात साद रफ़ीक साहब की या आज़म सवाती साहब की नहीं है, बात इस सारे इंस्टीट्यूशन का बेड़ा गर्क करने की है, बात इस निज़ाम की है। 150 साल पुराना अगर रेलवे का निज़ाम है तो ऑनेस्टली स्पीकिंग दुनिया में रेलवे जो है वो फ्रेट के लिए यूज़ होता है ना, बड़ा सोर्स है। गोरे ने कोई हमारी आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए निज़ाम तो बनाया नहीं था, उन्होंने तो यहाँ से सारा माल दौलत निकाला था और अपने मुल्क में ट्रांसफ़र करने के लिए वो मैक्सिमम एरियाज़ तक गए थे। हमने तो इसको मतलब मुसाफिर या पैसेंजर्स को कम्युनिकेट करने या कम्युनिकेशन के निज़ाम के तौर पे इस्तेमाल किया, बना बनाया मिला। और अनफॉर्चुनेट ये है कि जिस तरह मिला था आज तक उसी तरह चला रहे हैं, उसमें इजाफा नहीं हुआ। आपको याद होगा कि जिस वक्त बेनज़ीर साहिबा का वाला हादसा हुआ है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में अगर नुकसान हुआ था तो पाकिस्तान रेलवे को हुआ था। लोगों ने पटड़ियाँ उखाड़ दी थी, जला दिए थे, स्टेशंस बंद हो गए। अनफॉर्चुनेटली आज देखें उस वाक़े को, कितना साल गुजर गए, वो अभी तक ठीक नहीं हो सके। तो ये आप जो कहते हैं ना बर्डन के एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी नहीं थी। बेसिकली आपने डिटर्मिन करना होता है कि इदारे जब नोज डाइव करते हैं, स्टील मिल अगर बंद हो गई, पीटीवी पे डेट चढ़ गया, पाकिस्तान रेलवे का आप सुनते रहे 750 अरब रुपए के 6 एंटिटीज पाकिस्तान की डेट में चली गई। तो आप मुझे बताइए कि जिस इदारे में चोरी हो रही हो, जिस इदारे में एडजस्टमेंट के नाम पे आप पॉलिटिकल वर्कर्स को भर्ती करेंगे प्लीज और इस यहाँ तरह के पर नुक्ता ले लीजिएगा। साद रफ़ीक साहब ये कह रहे हैं कि अगर इतने हालात खराब थे, सिर्फ नुक्ता ले लीजिएगा प्लीज, इतने हालात खराब थे तो पीएसडीपी जो था उसको 40% से कम करके आपने 16% क्यों कर दिया? अगर हालात इतने खराब थे तो उसको तो बढ़ाना चाहिए था। जी, वो अपने हिसाब से तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्योंकि उनका यही फार्मूला रहा है ना।
अभी आजम सवाती साहब ने एक रिपोर्ट पेश करनी थी और पिछले सेशन में हमारी उनसे बात भी हुई थी, क्योंकि मैं पीएसडीपी वाली मिनिस्ट्री में बैठती हूँ, प्लानिंग डेवलपमेंट में। तो उन्होंने एक बड़े फैक्ट्स दिए थे और उन्होंने कहा था कि अभी मैं इस पे बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं आके अवाम में पूरी एक रिपोर्ट पेश करना चाह रहा हूँ रेलवे के हवाले से। उस वक्त तो कोई हादसा नहीं हुआ था इस तरह का, और वो आज से तकरीबन 10 दिन पहले उन्होंने पूरा विजिट किया है, पाकिस्तान रेलवे पे ट्रैवल किया ट्रेन के जरिए, और वो घोटकी तक गए हैं और पूरे उन्होंने स्टेशन बाय स्टेशन सारा विजिट करके वो एक अपनी रिपोर्ट बना रहे थे। उन्होंने चोरी कैसे रोकी है। देखिए, रेलवे की जो मेन बोगियां हैं या उसका ट्रैक है, असल इन्वेस्टमेंट वहां चाहिए। जो आपको पता है, पाकिस्तान रेलवे के पास इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो असासे थे या जमीनें थी वो रेलवे के पास थी, उन पे कब्जे हुए हैं। अच्छा, फिर पॉलिटिकल भर्तियां जैसे पीटीवी में हमें नजर आती हैं, हमें रेडियो पाकिस्तान में नजर आती हैं कि अच्छा मैंने अपने लोगों को खुश करना है, चलो जी सरकार के टैक्स पेयर के पैसे पे 15 लोगों को एडजस्ट कर लें, 10 को इधर एडजस्ट कर लें। आप उनकी पेंशनें उनके अगली नस्ल तक भरते हैं। आपको याद होगा वो वाकये के जहां लोगों ने अंगूठे काट काट के रखे हुए हैं कि जी लगा लगा के पेंशनें लेते रहे और कितने सालों तक। ये चोरी है। एक चोरी ना रोके आप और ऊपर से टैक्स पेयर का पैसा उनको एलोकेट करते रहे। भाई हम निजाम तो हम दुरुस्त करें, हम ज्यादा पैसे जरूर देंगे, लेकिन किसी निजाम को ठीक करने के लिए देंगे। ML1 के अगेंस्ट कमल साहिबा, बात तो यही है कि 3 साल गुजर चुके हैं इस बात को। अब हम लोग कब तक इस लकीर को पीटते रहेंगे कि पुरानी हुकूमतों ने ये किया, पुरानी हुकूमतों ने ये किया। ठीक है, आजम सवाती साहब आए, उसके बाद हमें कुछ भी नजर नहीं आया अब तक। स्टिल अवाम भी यही सवाल कर रहे हैं, अगर ऑपोजिशन में बैठे हुए लोग ये सवाल कर रहे हैं तो ये बनता है कि हुकूमत अब कहाँ पर है, हुकूमत अब क्या करे। फिर दूसरी बात आ जाती है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपनी तकरीरों में खुद कहते रहे हैं कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर ऐसा कुछ होता है तो वुज़रा जो हैं वो इस्तीफ़ा दे देते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा सानहा, कल का जो गुजरा इससे बड़ा सानहा शायद ही कोई हो सकता है। फिर तो तकरीर के मुताबिक सबसे पहले इस्तीफ़ा होना चाहिए था, इंक्वायरीज उसके बाद होनी चाहिए थी। इंक्वायरीज होती हैं लेकिन उसके ऊपर भी कोई अमल दरामद नहीं होता, ना ही उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाता है। अच्छा, आप 4 सवाल हैं और आपने मुझे 4 मिनट देने में जवाब दे दूं। देखें, जब आपने किसी इदारे को ठीक करना हो ना, तो वहाँ कुन फायकून वाला फार्मूला नहीं होगा कि 3 साल हो गए हमें नज़र कुछ नहीं आया। आजम सवाती साहब को 3 साल नहीं हुए। दूसरी बात, अब मैं सियासत वाली या मैं वो मुनाफकाना बयानात नहीं दे रही, मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ। जब भी आपने ML1 की बात हुई, आपको याद होगा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने चाइना का दौरा कब किया था। हमने ये जो ML1 का प्रोजेक्ट था, अब मैं आपको एक टेक्निकल बता रही हूँ कि प्रोजेक्ट को कंसेप्चुलाइज करना, फिर उसके बाद उसको रीअप्रोप्रिएट या उसकी इवैल्यूएशन करना, उसमें कंसल्टेंट्स आते हैं, और जहाँ म्यूचुअल आपने करना है, मतलब आपने और चाइना ने मिलके करना है, तो दोनों साइड्स के लोगों की कंसल्टेशन और एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ML1 का जो पहले मंसूबा बनाया गया था उसको रिविजिट इसलिए किया गया क्योंकि अगर आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले एक मंसूबा कंसीव किया गया तो उसकी आज की फैक्ट्स बिल्कुल चेंज हो गए होंगे। अगर ये मोबाइल फोन आज से 10 साल पहले आपने किसी की कीमत लगाई होगी तो आपने 10,000 लगाई होगी, आज वो 1 लाख रुपए का आता है, तो इसलिए आपको उसको रीइवैल्यूएट करना पड़ता है। दूसरा, उसमें आपको फिर इसको होता है प्रीलिमिनरी डिजाइन के, उसमें आपने क्या फीचर्स मजीद ऐड करने हैं, वो अप्रूव हुआ, फिर उसका PC1 बना, उसके बाद एलोकेशंस और फिर काम शुरू होता है। फिर कंपनीज डिसाइड होती हैं कि चाइनीज कंपनीज आएंगी और वो किस लेवल पे काम करेंगे। पाकिस्तान के पास इतने टेक्नीशियंस मौजूद हैं क्या जो हमें इंटरनेशनल जो चाहिए, और हमने ये कितने सालों के लिए मंसूबा है, इसकी कितनी कैपेसिटी होगी, कितने अरसे तक ये चलेगा। ये नहीं हमने करना कि जैसे गोरे ने 150 साल जान लेते हैं आपसे कितना वक्त मजीद लग जाएगा हमें इससे निकलने के लिए, कितना वक्त मजीद दरकार होगा। बस थोड़ा सा वक्त है, इतना सा बता दीजिए सिर्फ। मैं सिर्फ मुझे आधा मिनट दे। देखें, आजम सवाती साहब को हमने एक खराब निज़ाम दिया है कि इसको ठीक करें और सारे मिलके करें। अगर एक सही निज़ाम में कोई गड़बड़ होती हम उनकी गर्दन पकड़ लेते। वो बेचारों को तो अभी वो जाके मैंने बताया कि पूरी उन्होंने अभी ट्रेन से सफर किया, उन्होंने चोरियां 53% रोकी है। वो अब आज आपको बयान देंगे। मैं चाहती नहीं कि मैं उनका पेपर लीक कमल साहिबा, ये तो चार्जशीट आप शेख रशीद साहब को भी साथ कर रही हैं कि शेख रशीद साहब ने कुछ नहीं किया। खैर, आजम सवाती साहब ने कहा कि DS रेलवे जो सखर है उन्होंने 3 रोज कबल ही बता दिया था कि ये हादसा आ सकता है, मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि यहां पर जो है इस ट्रैक पर ट्रेन चला सकूं। 3 रोज पहले अगर बता दिया गया था उनकी जानिब से तो कोई कार्रवाई तब क्यों नहीं की गई, तब ट्रैक को क्यों नहीं रोका गया। और साथ ही वो कह रहे हैं DS रेलवे सखर जो है वो बहुत अच्छे इंसान है।
देखें जी, शेख रशीद साहब ने तो ML1 की जब प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे उसके बाद निगोशिएशंस वगैरह का सारा काम वही लेके चलते रहे हैं। हमारे जो PC1 की अप्रूवल का सिस्टम है, PC1 PC2, वो आप जरा चेक कर लें। एक नॉर्मल छोटे प्रोजेक्ट का भी PC1 बनता है और अप्रूव होने में 6 महीने लग जाते हैं। ये तो पूरे पाकिस्तान की 1800 किलोमीटर की रेलवे है जिसमें पूरी आपने डुअलाइजेशन करनी है, एक बिल्कुल नया सिस्टम देना। दूसरी बात देखें, ये जो लेटर गया था उसके बारे में रात भी मैं सुन रही थी और आज उस पे आजम सवाती साहब अपना बयान भी देंगे। ठीक है। जब भी आपने कोई एलोकेशन करनी, अब सरकार का निजाम इतना लंबा है, आप यकीन माने हम तो तंग आए पड़े। ये होती हैं हमारी फाइलें जो एक टेबल से दूसरे पे जाती है, दूसरे से तीसरे पे जाती है। ये नाले परांदों वाली जो ये है ना फाइलें, ये कुन फयाकून के फार्मूले पे, ये ऑटोमेशन पे नहीं चलती हैं। ये निजाम को यहाँ पर यही तो मसले हैं सारे कि सरकार में नीली सबज फाइलें एक से दूसरा अप्रूव करेगा, फिर तीसरा करेगा, उसमें 2 महीने लग जाते हैं। आपको लगता है कि जी आज उसने लेटर लिखा है, साथ ही सारी उन्होंने उनको सारा सामान भी भेजा था, लेकिन जब काम आपने करना है, कोई चीज़ ठीक करनी है, अगर आपके कमरे की सेटिंग भी चेंज करे तो 1 हफ्ते में आपका कमरा दोबारा नई शक्ल में आता है। ये तो पूरी पटरी है। और आपने आज जो बयान दिया कि, और बड़ा सही दिया कि रेलवे का जो इमदादी रेलवे है वो कैसे पहुंचेगी, पूरा ट्रैक उखड़ा पड़ा है, उसको उन्होंने ठीक करना है। वो जगह ऐसी है जहाँ पे हेल्थ सिस्टम नहीं, अप्रोच नहीं है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, इसलिए ये चीज़ें डिले होती हैं। तो अच्छी बात यह कि कम से कम पाकिस्तान की कौम उस टाइम पे लोग जो हैं वो भी मदद करते हैं। NDMA ने चार्ज संभाला है, गए हैं जनरल साहब भी, सारी टीम भी गई है। और इससे बेहतर बात यह कि पेशेंट्स को अब लाहौर भी, रावलपिंडी भी, रहीम यार खान भी, कराची भी शिफ्ट किया जा चुका है काफ़ी सारों को। अल्लाह करे कि और कैजुअल्टीज ना हो, किसी के प्यारे दुनिया से ना जाएं। लेकिन एक चीज़ का श्योरिटी दिला रही हूँ कि हम पूरी मेहनत कर रहे हैं कि इस इंस्टीट्यूशन को दोबारा खड़ा करें। ये जो ट्रैक और मेजॉरिटी ट्रैक्स जो है वो अब अपनी लाइफ पूरी कर चुके हैं। ठीक है जी, जितने भी ये रेलवे के कवल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात करें, मामला अप्रैल से शुरू हुआ, जब ये खत लिखे गए वहाँ से मामला शुरू हुआ, फिर आगे लिखा गया, वापस चीफ इंजीनियर रेलवे की जानिब से DS रेलवे सक्खर को लिख दिया गया कि जी कि आपकी नाअहली की वजह से कोई यहाँ पर हादसा पेश आ सकता है, हमने तो आपको जो है दे दिया हुआ है जो आपको फंड चाहिए था। उन्होंने कहा कि जी कि ये गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है कि आपने थोड़ा सा दे दिया, 100 रुपये का काम है, आपने 1 रुपया दे दिया। अब ये जो सारा मामला है, ये वजारत को भी देखना पड़ेगा कि मामला आखिर है क्या, इतनी नाअहली बड़े पैमाने पर हो कैसे गई कि ऐसा ट्रैक जिसमें DS रेलवे ये कह रहे हो सक्कर के कि जी यहाँ पर तो ट्रेन नहीं चल सकती है, तो फिर ये वहाँ पर कैसे इजाज़त दी गई। खैर, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं और हम हमेशा बात करते हैं कि जो सिंध के मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। या सिंध जो है मसाइल की अमाजगाह बन चुका है, मसाइल की अमाजगाह है, वो उनका कोई हल नज़र नहीं आता। लेकिन अब सिंध सरकार ने जो आंखें बंद की हुई थी कराची के मसाइल से, किसी ने उनका बेड़ा अपने ऊपर ले लिया कि अब हम बेहतरी लाते हैं। बीड़ा उठाया उन्होंने, मतलब कि शहर की बदहाल और गढ़ों वाली सड़कों को ठीक करने के लिए 2 NGOs ने आपस में हाथ मिला लिए हैं, क्योंकि आवाम की तरह ये NGOs भी हुकूमती दावों से, वादों से तंग आ चुकी हैं और उन्हें मुस्तकबिल में भी सरकार की तरफ से सड़कों की मरम्मत की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। और पहले फिक्सिट ने गुमशुदा मैन होल जो होते हैं कवर, उनको तब्दील किया। फिक्सिट और सैलानी ट्रस्ट खतरनाक गड्ढे भी ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। फिक्सिट पाकिस्तान मुहिम के सरगर्म कारकुन और सियासतदान आलमगीर खान गुज़श्ता कई बरसों से हुकूमत की नाकामी की निशानदही कर रहे हैं। अब तकरीबन 6 महीनों से उनकी रज़ाकारों की जो टीम है, उन्होंने शहर की ख़राब सड़कों और घरों की तरफ तवज्जो मबजूल करानी शुरू कर दी है और कराई है। और फिर सैलानी ट्रस्ट के मुताबिक कोई मुश्किलात जो हैं, कोई शिकायत जो हैं, वो मिलने पर हम अपनी जो सर्वे टीम है वहाँ पहुँचाते हैं, वहाँ जाती है उनकी सर्वे टीम और फिर उस जगह की निशानदही की जाती है। अगर वाकई जानलेवा हादसा का बायस बनने वाली लगे तो फिर वहाँ पर मुरम्मत का काम शुरू कर दिया जाता है। ये बड़ी अच्छी बात है। सामान जो है ज़रूरी वो अंजाम देने के लिए मवाद और मशीनरी हासिल कर ली जाती है। अब ये सारी सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे। फिक्सिट के बानी आलमगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी उनका ताल्लुक़ है। आलमगीर खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आलमगीर खान साहब,
एक एमएनए क्या इतना जो है मायूस हो चुका है, या फिर ये कहा जाए कि मजबूर हो चुका है, उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, अब वो फिक्सिट के प्लेटफॉर्म से दीगर एनजीओज़ के साथ मिलकर कराची की सड़कों को ठीक करेगा? जी बिल्कुल, फिक्सिट इस वक्त कराची में सैलानी के साथ मिलकर जगह जगह गढ़ों की पॉट होल्स की तामीर कर रहे। अपनी मदद आप कोल्ड मिक्सिंग फार्मूला के तहत एसफॉल्ट बनाया जाता। हमारे अपने वेंडर्स हैं जो ये तमाम सामान रिसोर्सेज हमें कॉस्ट टू कॉस्ट देते और कुछ डोनेशंस भी देते, हमारी मदद करते, और इसके तहत हम वो जानलेवा गढ़े बनाते जो एक बाइक चलाने वाले के लिए, रिक्शा चलाने वाले के लिए ख़तरे का बायस बनता, क्योंकि यहाँ स्ट्रीट लाइट्स होती नहीं, अंधेरा होता सड़कों पर, और ऐसे ख़तरनाक जानलेवा गड़े सड़क के बीच में मौजूद होते और इनकी जान के लिए ख़तरा होते। तो वो आज हम सैलानी के साथ मिल के बना रहे हैं, और जब से सैलानी साथ है हमारा ये काम मज़ीद बड़ा है, क्योंकि वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका बड़ा काम है, उनके साथ मिल के काम हमारा मज़ीद एक्सपेंड हो रहा है, ऑर्गेनाइज हो, तो इंशाल्लाह ये मज़ीद इस काम को हम फैलाएंगे। ठीक है। आलमगीर खान साहब, कराची की सड़कों को ठीक करने के लिए फिक्सिट की जानिब से कई बार तवज्जो मबजूल करवाई गई, लेकिन हुकूमत हम देख रहे हैं कि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अब आप इसलिए मजबूर हो गए कि हुकूमत इस चीज़ को सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं है? जी यही काबिल फ़िक्र बात है कि क्या ये काम एनजीओज़ का है कि वो ये जो सिविक इश्यूज़ हैं या जो पब्लिक इंटरेस्ट के मामलात हैं उसमें अब एनजीओज़ काम करें। तो फिर पब्लिक भी ये सोचती कि क्या हम टैक्स दें या डोनेशंस दें इन फलाई तंजीमों को। आज इस कराची शहर में, चाहे सिंध में, आप पूरे सिंध में चले जाएं, स्कूल एजुकेशन आप देखते कि एनजीओज़ उसमें काम कर रही होती, बढ़ चढ़ के बेहतर काम कर रही होती। हेल्थ सेक्टर में जाएं आप, चाहे वो थैलीसीमिया का मर्ज़ हो या वो किडनी के इलाज हो या दूसरे बड़े बड़े अस्पताल, एनजीओज़ बना रही हैं। ट्रांसपोर्ट में अब एनजीओज़ घुस गई, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सर्विस जो है वो एनजीओज़ दे रही है यहाँ पर इस शहर में। अब पानी के जगह जगह आरओ प्लांट्स या जो कुएं हैं वो एनजीओज़ फराम कर रही, या प्राइवेट सेक्टर बिजनेस कर रहा है इसमें। इसी तरीके से और बेसिक नीड्स हैं जहां एनजीओज़ इस वक्त काम कर रही है, हुकूमत सिंध हमें नहीं नजर आती। तो ज़रूरत क्या है कि ये लोग कर ले कि आया प्राइवेट सेक्टर या फलाई। कराची की सड़कों को बहाल करने के मिशन पर आप निकले, आपका फोकस कराची के कौन से इलाके हैं? जी कराची में हम तो फिक्सिट की तंजीम पूरे कराची के हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, और हम कोशिश करते कि जो अहम शाराएँ होती हर इलाके में उस पर फोकस रखें, उसमें देखें कौन से ऐसे गढ़े जो इंसानी जान को ख़तरा है। याद रहे ये काम कोई शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए या सड़क को बेहतर खूबसूरत नज़र आने के लिए नहीं करते, बल्कि इंसानी जान को बचाने के लिए करते। और हमारे जितने वॉलंटियर हैं वो इसमें खिदमत में पेश होते, ये रज़ाकाराना तौर पे ये सारा काम हम करते हैं। हाँ, पब्लिक हमें डोनेशंस देती, उससे ये सारा मटेरियल रिसोर्सेज जमा करते हैं हम, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें हेल्प करते हैं इसमें, लेकिन ये तमाम रज़ाकार होते जो ये सड़क की तामीर करते। और इसके साथ साथ ये ज़रूर है कि मैं अपने हलके में जो गुलशन इकबाल, गुलस्तान जौहर और बहादराबाद, वो चूँकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है तो वहाँ भी फोकस रहता, और उसके साथ पूरे शहर में भी हमारा फोकस। आलमगीर खान साहब, आपको नेशनल असम्बली में बैठकर एक एमएनए की हैसियत से भी क्या कराची में काम करवाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं या फिर आसानी से काम हो रहे हैं? जी मेरे हलके में इस वक्त तकरीबन कोई 70 के करीब डेवलपमेंट स्कीम्स हैं जिन पर काम किया जा रहा, और मुश्किलात तो हर मरहले पे एक मुश्किल आती। वजह यह है कि कराची में कोई इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं है। आप एक सड़क खोदने जाते हैं, उस सड़क में 10 माफियाज इन्वॉल्व होती, उनके स्टेक्स इन्वॉल्व होते, उनसे आपको लड़ना पड़ता, वो रुकावटें पैदा करती। फिर हर इदारा उस एक सड़क पे इन्वॉल्व होता। आप एक सड़क खोदते, उसको बनाने के लिए उसमें के इलेक्ट्रिक होता, उसमें सुई गैस होता, उसमें वाटर होता, उसमें सीवरेज होता, उसमें PTCL की लाइनें होती। इन सब इदारों को अलग अलग आपने डील करना होता, अलग अलग इंगेज करना होता। और आप मज़े की बात, इनके पास कोई नेटवर्क, कोई मैपिंग नहीं होती अपने सारे नेटवर्क की। ये खुद अंदाजे पे चल रहे होते कि वो सन 70 में, सन 80 में, सन 90 में ऐसे डला था, वैसे डला था, और वो अंदाजे पे चल रहा होता। तो ये मुश्किलात आती। फिर इस शहर में जो जंगल का राज चला है पहले दौर में, ये चाइना कटिंग हुई, कब्जे हुए पार्क्स पे, ग्राउंड्स पे, कचरा कुंडियाँ बना दी गई। तो जब आप उनकी बहाली के लिए जाते तो पूरे ग्रोह से लड़ रहे होते आप, हर
इदारे में इन माफियाज के लोग बैठे होते, वो आप पे इल्ज़ाम भी लगाते, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ भी करते। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद हम काफ़ी हद तक अल्लाह की मदद से कामयाब हुए और इन तमाम स्कीमों पर बरवम किया जा रहा। मेरा पूरा हल्का इस वक्त कोई ऐसा मोहल्ला नहीं जा। साहब ये बताइएगा, अगर हम बात करें कि अवामी फलाह के मंसूबे हों तो उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात, बदउनवानी के इल्ज़ामात तो लगते ही हैं, लेकिन ऐसे कौन से हमें ठोस इक़दाम उठाने की ज़रूरत है ताकि हम ये इल्ज़ामात ना लगा रहे हों और कैफ़रे किरदार तक ऐसे लोगों को पहुँचाया जा सके? देखिए, इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि प्रॉपर ऑडिट किया जाए इन तमाम स्कीमों का, इंस्पेक्ट किया जाए कि आया जो पैसे कागज़ पे हैं ये ग्राउंड पर नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये पैसे लगे या नहीं लगे, जो स्पेसिफिकेशंस इनके PC1 में मौजूद है, अप्रूव्ड स्कीम में मौजूद हैं, वही स्पेक्स क्या सड़क पे मौजूद हैं कि नहीं मौजूद, ठीक है, और नहीं मौजूद होती। अच्छा। और फिर इदारे कुछ नहीं करते इन लोगों के खिलाफ। और ये देखें, सियासी लोग गुनहगार हैं, जिम्मेदार हैं, लेकिन ये तो 5 साल के लिए आते, ये तो पढ़े लिखे भी नहीं होते, लेकिन वो लोग जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो यहाँ सालों साल रहते, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कुछ तो मेरिट पर भी आए हैं, उसके बावजूद वो करप्शन करते, उसके बावजूद वो सारी तरकीबें उनको पता होती कि कैसे माल बनाना, कहाँ से माल निकालना। तो इन लोगों का भी ऑडिट ज़रूरी है। लेकिन बदकिस्मती से सिंध में इस वक्त जो आपके फाइनेंस के जो सेक्रेटरी बैठे हैं, ये खुद प्ली बारगेन करके आए हुए हैं, ये खुद कोई 100 करोड़ की प्ली बारगेन करके आए हुए। तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि जो लोग इस वक्त आपके नैबज़दा लोग ब्यूरोक्रेसी में बैठे हों, आपके नैबज़दा लोग जो है वो इधर असेंबलियों में मुंतखब होकर आ गए हो, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये तो आपने इन लोगों को खुला एक दरवाज़ा दिया है कि इतने गबन करो और इतना देकर जान छुड़ा लो। तो हमें मिसाल कायम करनी होगी। ज़रूरी है कि इन लोगों को सज़ाएं मिसाल कायम हो, तभी ये इदारे बेहतर ज़रूरी है कि इन करें। लोगों को सज़ाएं दी जाएं, तब ही जो है हम देखेंगे कि मामला ठीक होंगे, सिस्टम बेहतर होगा। आलमगीर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। अच्छा इशाल, बरतानवी हुकूमत के फैसलों की कुछ बात कर लेते हैं। गलत फैसले भारी पड़े हैं, अवाम पे भारी पड़ रहे हैं। हम पहले ही बात कर रहे थे, आप पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाल रहे थे और भारत जहां पर हालात सबसे ज़्यादा ख़राब हो गए थे उसको खुली छूट दी बिल्कुल ऐसे। कोरोना वायरस की जो भारतीय किस्म है उसने बरतानिया को अपनी गिरफ्त में इस वक्त जकड़ लिया है। सिर्फ एक हफ्ते में मरीजों की तादाद जो है वो 70% बढ़ गई है और वो भी भारतीय वेरिएंट जो है उसकी वजह से। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बताया गया, गुज़श्ता हफ्ते कोरोना वायरस से कुल 7 अमवात हुई थी और बरतानिया में मरीजों की तादाद मुसलसल 5000 से ऊपर देखी जा रही है। अब हम बात करें कि वैक्सीनेशन भी बड़े पैमाने पर वहाँ पर हो रही है। कोरोना वायरस की भारतीय किस्म के बायस बरतानिया में 21 जून से लॉकडाउन और पाबंदियाँ ख़त्म करने का जो रोड मैप था उस पर भी अब खदशात के बादल जो है वो मंडला रहे हैं। माहिरीन ये बात कर रहे थे हमजा कि जो उस वक्त की सूरत हाल थी बरतानिया की वो बहुत बेहतर थी और फिर उनकी जानिब से खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि अगर भारतीय वेरिएंट आता है तो फिर हालात कशीदा होंगे और वही हुआ। कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि दुनिया में कोरोना वायरस के फैलाव का जो मरकज़ है वो भारत बना हुआ है। अगर हम देखें बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भारत को खुली छूट देना, तो वो इस वक्त जो उसके नुकसानात थे वो खुलकर सामने आए और फिर पाकिस्तान को तो उन्होंने वैसे रेड लिस्ट में शामिल कर दिया था और खतूत भी लिखे गए थे उनको, लेकिन उन्होंने ये फैसला कर लिया था और भारत से आने वालों पर करंतना में रहने की शर्त भी नहीं रखी थी। और माहिरीन सेहत चिल्लाते रहे हैं कि बरतानिया में कोरोना वायरस के केस कम हो रहे हैं, लेकिन आपने ये काम क्या कर दिया। अब बरतानिया में सूरत हाल है क्या, जानेंगे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन हमारे साथ मौजूद है। गुलाम हुसैन अवान, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कोरोना के जो भारतीय वेरिएंट हैं उसके बरतानिया में केसेस तकरीबन हम देख रहे हैं तो कहा जा रहा है कि 70 से 80% तक बढ़ चुके हैं। इस सूरत हाल से बरतानिया कैसे निमट रहा है और क्या ये जो भारतीय वेरिएंट है, जो वैक्सीनेशन वहाँ पर हो रही है, वो सही तरीके से इस पर असर कर रही है? जी बिल्कुल ठीक है आपने कि बरतानिया में मजबूरी तौर पर देखें तो कोरोना वायरस की सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो रही थी, लेकिन जब से ये भारतीय वेरिएंट की जो लंदन के अंदर बरतानिया पूरे में जो मौजूदगी पाई गई है, उस वक्त से बरतानवी हेल्थ सेक्रेटरी और बरतानी हुकूमत भी परेशान दिखाई दे रही है और काफ़ी ज़्यादा इक़दाम करने की कोशिश की जा रही है कि ये इस वेरिएंट का जो फैलाव है वो उसको रोका जा सके। लेकिन अभी जो है वो गुज़श्ता रोज़ जो बरतानवी हेल्थ सेक्रेटरी है उन्होंने ये अनाउंसमेंट की कि इस वक्त जो नए केसेस आ रहे हैं उसके
के अंदर 80% के करीब जो केसेस हैं वो सिर्फ वो हैं जो कि भारतीय वेरिएंट के हैं, जो कि काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल है। और बरतानिया के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर भारतीय निषाद जो है लोग रहते हैं और वहाँ पर ये केसेस ज़्यादा हैं। और ये बार बार कहा जा रहा है लोगों को कि वो अपना मेल जोल कम करें, और इसलिए जो है वो बाज़ जो है वो लोगों की तरफ से माहिरीन हेल्थ की जानिब से इस खदशे का इज़हार किया जा रहा है कि अगर भारतीय वेरिएंट को अभी भी कंट्रोल ना किया गया तो बरतानिया जो है वो कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है उसकी जानिब जा सकता है, और सितंबर या अगस्त के अंदर जो है वो एक और लॉकडाउन भी लग सकता है। तो इस सारी सूरत हाल को बचाने के लिए जो है वो बरतानवी हेल्थ डिपार्टमेंट बार बार ये अनाउंसमेंट कर रहा है, बार बार लोगों को एहतियात करने की तरगीब दे रहा है ताकि इस सूरत हाल से जो है वो बचा जाए, दोबारा जो है वो लॉकडाउन की वाली सूरत हाल ना आए। और जो दूसरी बात आपने की थी कि ये जो वैक्सीन है, ये जो भारतीय जो वेरिएंट है इसके ऊपर कारआमद है कि नहीं, और बिल्कुल है। और जिन इलाकों के अंदर भी जो या जिन इलाकों में वैक्सीन ज़्यादा तादाद में लोगों ने जो ली हुई है कोरोना वायरस की, वहाँ पर ये केसेस कम हैं, और वो लोगों को अगर कोरोना वायरस पॉजिटिव आ भी जाता है तो उनकी कंडीशन इस तरह की नहीं होती कि उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाए। और यही वजह है कि जिन इलाकों के अंदर शरह कम है वैक्सीन लगने की, वहाँ पर ये केसेस जो है वो ज़्यादा फैल रहे हैं, या ऐसी फैमिलीज़ जिन्होंने किसी वजह से अभी वैक्सीन नहीं करवाई वहाँ पर और उन एरियाज़ के अंदर जो है वो इसके केसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि जो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो कहा जा रहा है कि वो इस वक्त जितने भी वेरिएंट हैं उन सब के लिए कारआमद है, और लोगों को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कोरोना वायरस की वैक्सीन कराएं ताकि जिस शरह के साथ बरतानिया के अंदर केसेस कम हुए हैं वो शरह बरकरार रहे। बरतानिया में 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर की कोरोना वैक्सीन जो है क्या वो अप्रूव हो गई है? आपके पास इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि बरतानिया के अंदर जो है वो अब चूँकि तमाम एज ग्रुप के जो लोग हैं उनको वैक्सीन जो है वो तकरीबन लग चुकी है। ज़ाहिर है कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से जिन्होंने अभी वैक्सीन नहीं लगवाई वो भी आहिस्ता आहिस्ता लगवा रहे हैं। इसी वजह से हुकूमत ने अप्रूवल दे दी है कि जो 12 से 15 साल के जो टीन एज बच्चे हैं उनको भी वैक्सीन लगने की मंजूरी दे दी है। अभी उनके लिए हतमी तारीख का भी ऐलान नहीं किया गया कि वो वैक्सीन जो है वो किस तारीख से शुरू होगी, लेकिन हुकूमत ने और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि अब 12 से 15 साल के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन दी जाएगी। तो ये उम्मीद की जा रही है कि शायद अगले महीने से जो है वो किसी भी वक्त जो है उनको वैक्सीन लगाने का अमल शुरू कर दिया जाएगा, और जिसके बाद जो है वो हुकूमत को भी उम्मीद है और लोगों को भी उम्मीद है कि कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है वो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और जब बच्चों को वैक्सीन लग जाएगी तो फिर घर के जो तमाम एज ग्रुप के लोग हैं जब वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो फिर इस कोरोना वायरस का फैलाव जो है वो मज़ीद ना होने के बराबर रह जाएगा। और सूरत हाल जो है बहुत शुक्रिया के गुलाम हुसैन अवान, आप हमें आगाह कर रहे थे। इस पर माहिराना राय भी ले लेते हैं। हमारे साथ बरतानिया के नेशनल हेल्थ सर्विस की कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर ताबिंदा दुग्गल मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बरतानिया के एक छोटे से टाउन में अगर हम बात करें तो भारतीय वेरिएंट के 900 केसेस सामने आए हैं। दीगर ममालिक को भी भारतीय वेरिएंट का फैलाव रोकने के लिए क्या इकदाम करने होंगे और NHS इस वक्त क्या फैसले कर रहा है? इसके लिए ये होगा कि कई ममालिक में वैक्सीनेशन बहुत कम हुई है, जैसे कि 10% आबादी को हुई है, और यानी कि उनमें उन्होंने काफ़ी लोकल लॉकडाउन से या काफ़ी तरीक़ों से बीमारी को रोका, और बहुत सी पॉपुलेशन जो है वो एक्सपोज्ड ही नहीं है इस बीमारी को, तो उसमें बहुत जल्दी फैलाव होगा इसका। लिहाजा हर शहर को, हर मुल्क को अपने लोकल वैक्सीनेशंस और इन्फेक्शन रेट्स को देख कर खोलना होगा आमदो रफ्त के लिए, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि ये दुनिया भर में जो ट्रैवलिंग पे पाबंदी लगी उसके साथ बहुत माशी नुकसान भी हुआ, मगर उसके साथ साथ हम इसका रिस्क नहीं ले सकते कि जानी नुकसान हो। लिहाजा हर मुल्क को अपना वैक्सीनेशन का डेटा देख कर खोलने होंगे, और उसके साथ साथ आने वाले लोगों की टेस्टिंग होनी चाहिए, और जिन शहरों के अंदर इसकी बहुत ज्यादा एकदम तादाद हो गई है उनमें सर्ज टेस्टिंग होनी चाहिए ताकि वेरिएंट्स का पता चले और वहां पर लोकल लॉकडाउन लग सके। और मुल्क के लेवल के ऊपर ये है कि जो है वैक्सीनेशन तेजी से हो, और उसके अलावा जब मुसाफिर आएं तो उनकी टेस्टिंग हो, और क्वारंटीन के रूल्स को बहुत सख्ती से अमल पैरा हुआ जाए, और इसी तरीके से ये आहिस्ता आहिस्ता वैक्सीनेशन ज्यादा होगी और लोगों के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत होगी तो इस बीमारी पर काबू पाने से इस एंडेमिक रुक जाएगी, फिर ये एंडेमिक
स्पोरेडिक हो जाएगा, यानी कि इक्का दुक्का केस हो जाया करेंगे। ठीक है डॉक्टर ताबिंदा, भारतीय कोरोना के दीगर वेरिएंट्स हैं, क्या वेरिएंट ज़्यादा ख़तरनाक हैं बाकियों से, और फिर क्या इसकी ट्रांसमिशन ज़्यादा तेज़ है? इस हवाले से भी थोड़ा सा हमें बताइएगा। जी यकीनन इन दोनों सवालों का जवाब हाँ में है, क्योंकि ये वायरस जो है ये तकरीबन 40% ज़्यादा आसानी से लगता है, यानी कि 40% ज़्यादा छूत है मुकाबलतन कैंट वेरिएंट के, जो कि इंग्लिश वेरिएंट था या अल्फा वेरिएंट जिसको अब कहते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि हस्पताल जाने की जो शरह है वो इसमें 2.6 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसका ना सिर्फ ये कि ज़्यादा छूत है इसके अंदर, बल्कि ये ज़्यादा ख़तरनाक है हस्पताल ले जाने के मामले में भी। और तीसरा पहलू ये है कि जो वैक्सीन्स थी वो ज़रा ज़्यादा इफेक्टिव थी अल्फा वेरिएंट के लिए मुकाबलतन इसके, जैसे कि फाइज़र की वैक्सीन दोनों डोजेज लगने के बाद 93% थी अल्फा वेरिएंट के लिए, जबकि ये डेल्टा वेरिएंट के लिए 88% है। इसी तरह एस्ट्राजेनेका की दोनों डोजेज लगने के बाद अल्फा वेरिएंट यानी कि कैंट वेरिएंट के लिए 67% थी, जबकि इसके लिए 60% है। तो लिहाजा ना सिर्फ ये जल्दी लगता है और अस्पताल भी ज़्यादा लोग इसके लिए जाते हैं, और वैक्सीन का जो एक मजबूत ताल्लुक बन रहा था अस्पतालों में को रोकने के लिए, वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया है। डॉक्टर ताबिंदा, में ये भी बताइएगा, हम देख रहे हैं कि लोकल वेरिएंट्स सामने आ रहे हैं। अब भारतीय वेरिएंट यूके में आ जाने से, बरतानिया में आ जाने से, क्या कोई नया लोकल वेरिएंट भी जन्म ले सकता है? यकीनन आ सकते हैं, और हम जानते हैं कि इसका जो पोर्चुगल में जैसे कि आप देखें कि वहाँ केसेस हालांकि कम है, मगर एक नया वेरिएंट वहाँ पे आ गया है, जिसकी वजह से आप जानते हैं कि पुर्तगाल जो है उसको ग्रीन लिस्ट से हटा लिया गया है और वो एम्बर लिस्ट पर चला गया है। वहाँ पर अब नहीं जा सकते टूरिस्ट उसी तरीके से जैसे कि पहले जा सकते थे। तो ये होता रहेगा, और ख़ास तौर पर उन ममालिक में जिनमें वैक्सीनेशन कम है इसके चांसेस ज़्यादा होंगे, और जिनमें लोगों को इसको एक्सपोजर कम है उस पे भी चांसेस ज़्यादा होंगे। तो मेरे ख्याल में इसका वाहिद हल यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो। अब उसमें ये है कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें तो ये मुमकिन है कि वो जल्दी जल्दी वैक्सीनेशन कर सकें। जैसे कि आप जानते हैं अमेरिका का टारगेट है कि वो 70% आबादी को 4 जुलाई तक वैक्सीनेशन कर दें, दोनों डोजेस। बरतानिया में अभी ये नहीं हो सका। आप जानते हैं कि सिर्फ यहाँ पर तकरीबन 200 मिलियन लोगों को दोनों डोजेज हुई हैं, और तकरीबन कोई 450 मिलियन को एक डोज मिली है। अब हम इस वायरस के हवाले से जानते हैं कि जिसको एक डोज मिली है उसकी प्रोटेक्शन जो है वो तकरीबन 33% के करीब है, जबकि जिनको दोनों डोजेज मिल चुकी हैं उनकी 83% फाइजर के साथ है, और एस्ट्रा के साथ तकरीबन 60% है। तो ये आप समझ लें कि एक सीधी लाइन है जिसमें वायरस चल रहा है और उसके साथ साथ वैक्सीनेशन की स्पीड है। तो ये एक डायरेक्टली एक दौड़ है दोनों के दरमियान। अब इसका डायलेमा ये है, तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वो अपने बच्चों की भी वैक्सीनेशन शुरू करने वाले हैं, जबकि तरक्की पजीर ममालिक में आप जानते हैं कि 5-10% आबादी को भी नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी, और जब गवर्नमेंट्स चाहे वो किसी भी खित्ते की क्यों ना हो, चाहे वो तरक्की याफ्ता ममालिक हों, चाहे वो तरक्की पजीर ममालिक हों, जब पसंद नापसंद की बुनियाद पर फैसले करेंगे, फैक्ट्स को पीछे रख देंगे, तो खुदा न खास्ता सूरत हाल ख़राब हो सकती है। तो फैक्ट्स को सामने रखते हुए इस कोरोना वबा के अंदर फैसले करने चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, और दुनिया भर में आज दिमाग की रसोली का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और इससे मुतालिक जो आगाही है उसके हवाले से बताया जा रहा है कि ब्रेन ट्यूमर जो है वो किस तरीके से बनता है और किस तरीके से वो फैलता है, और कितनी शरह है और कितनी बढ़ सकती है ये। और ब्रेन ट्यूमर की 100 से ज़ायद मुख्तलिफ अक़साम हैं, और दुनिया भर में 1.5 करोड़ से ज़ायद अफराद इसका शिकार है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक ब्रेन ट्यूमर का शिकार ख़वातीन की जो तादाद है वो मर्दों से कहीं ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है। माहिरीन का कहना है कि दिमागी जो रसोली है ये मर्ज़ तेज़ी से फैल रहा है, और साल 2035 की बात कर लें तो इस मर्ज़ का शिकार अफराद की तादाद जो है वो 2.5 करोड़ से तजावुज़ कर जाएगी। आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में हर 1000 अफराद में से एक शख्स इस मर्ज़ का शिकार हो रहा है, और ब्रेन ट्यूमर की इब्तदाई अलामात में सर दर्द, बेहोशी के दौरे,
चखने सूंघने की हिस्स में कमी और कुव्वत समात और बसारत में कमी शामिल है। और इसके अलावा चहलकदमी या तवाज़ुन बरकरार रखने में दिक्कत होती है, बोलने में तकलीफ का सामना होता है, फॉलिज के असरात होते हैं और डिप्रेशन ब्रेन ट्यूमर की अलामत है। बिल्कुल ऐसे माहिरीन के मुताबिक दिमाग में रसोली बनने की जो सबसे अहम वजह है वो बचपन में ताबकार शुआओं में वक्त गुजारना है, जो आगे चलकर ब्रेन ट्यूमर को जन्म दे सकती हैं, बढ़ सकता है। और ये ताबकार शुआएं किससे निकलती हैं? मोबाइल हो गया, स्क्रीन हो गया, जिससे ये शुआएं निकलती हैं और फिर दिमाग पर तबाहकुन असरात मुरतब करती हैं। तो आज इसे आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये अलामात हमने आपको बताई हैं, अपने डॉक्टर से हमें रुजू करना चाहिए अगर हमें कोई ऐसे मसाइल हों। लेकिन ये तमाम हमने जो अलामात बताई हैं इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ब्रेन ट्यूमर हो, ये आपको आपका फिजिशियन ही बता सकता है, आपका डॉक्टर ही बता सकता है। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आपको बताएंगे कि अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया और पंजाब को सिस्टर स्टेट्स करार देने का फैसला कर लिया गया और कैलिफोर्निया असेंबली गैलरी में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की मौजूदगी में बिल पेश किया गया था। बिल्कुल ऐसा ही है। कैलिफोर्निया असेंबली के तमाम पार्लिमानी लीडर्स ने मिलकर हिमायत की है इस बिल की और कैलिफोर्निया ने पंजाब में सेहत और तालीम समेत दीगर शोबों में इस्लाहात के लिए ताउन का ऐलान भी किया है। अच्छा, बिल गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब के रियासत कैलिफोर्निया असेंबली के दौरे के दौरान पेश किया गया और इससे पहले स्पीकर कैलिफोर्निया असेंबली और दीगर अरकान की जानिब से गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर का भरपूर इस्तकबाल भी किया गया और गवर्नर पंजाब ने कैलिफोर्निया और पंजाब को सिस्टर स्टेट्स करार देने के फैसले को सराहते हुए कहा है कि दोनों सूबे एक दूसरे के तजुर्बात से भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में पाकिस्तान सिफारती महाज पर भी कामयाब हो रहा है और पाकिस्तान दुनिया में अमन के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है और दुनिया हमारी मुआशी तरक्की को भी तस्लीम कर रही है। हाँ जी, इसी हवाले से बात कर लेते हैं। गवर्नर साहब अमेरिका के दौर वापस आ चुके हैं, उनसे बात करते हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब। ये बताइएगा सर, कैलिफोर्निया और पंजाब को सिस्टर स्टेट्स बनाने का ख्याल किसको आया, कैसे आया, इससे पंजाब को क्या फ़ायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मालूम है कि जब मैं ग्लासगो सिटी काउंसलर था तो उस वक़्त हमने लाहौर को ग्लासगो से ट्विन किया था, जिसके नतीजे में लाहौर के लिए बहुत से चीज़ें जो हैं हमने की और उसमें सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ कि जिससे पंजाब के लोगों को ख़ुसूसन फ़ायदा पहुँचा वो रेस्क्यू 1112 की जो है स्ट्रक्चर जो बनाए थे, जो आइडियाज़ थे, जो ट्रेनिंग थी, वो सारी ग्लासगो और स्कॉटलैंड से हुई थी। और उसके बाद मैंने फिर वहाँ का जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है उसको लाहौर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल से ट्रेन किया था। वहाँ की एक्सपर्टीज़ की वजह से जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है उसने भी बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ जो हैं हासिल की, हमारे वहाँ पे डॉक्टर्स और कंसल्टेंट्स की गाइडेंस और उनकी सपोर्ट की वजह से। तो मैं ये समझता हूँ कि जब ये प्रोविंसेस जो हैं आपस में, ये बहुत एक मैं समझता हूँ कि एक तारीख़ी वाक़या है कि एक सूबा दूसरे मुल्क के एक स्टेट से जो है सिस्टर प्रोविंस जो है करार दिया गया है। और इसका जो सबसे बड़ी बात है, इसका फ़ैसला जो है वो कैलिफोर्निया की जो मेजॉरिटी लीडर हैं, अच्छा। उन्होंने पार्लियामेंट में वहाँ की असेंबली में मूव किया। मेजॉरिटी लीडर ने स्पीकर की सपोर्ट भी हासिल थी, अपोजिशन की सपोर्ट भी हासिल थी और ये एक हिस्टोरिक मैं समझता हूँ कि डिफाइनिंग और प्राउड मोमेंट थे एज ए पाकिस्तानी फार्मी कि जब उन्होंने मेरा नाम लिया कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि कौंसल जनरल का नाम लिया। जब मैंने खड़े होकर उनका शुक्रिया अदा किया तो तमाम जो असम्बली के मेंबरान थे उन्होंने खड़े होकर तालियां बजाईं और जब तक मैं खड़ा रहा वो तालियां बजाते रहे। तो ये शो करता है कि वो पाकिस्तान से कितना ताल्लुक जो है रखना चाहते हैं। और आपको ये भी मालूम है कि जो कैलिफोर्निया स्टेट है इज़ द रिचेस्ट स्टेट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसकी इकॉनमी जो है वो फ्रांस की इकॉनमी से भी ज़्यादा बड़ी है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये होगा कि वहाँ की सिर्फ लाहौर को नहीं होगा, पूरे पंजाब को होगा कि जो हमारे चैलेंजेस हैं दोनों मुल्कों के और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं
वो सेम है। वो भी एक एग्रीकल्चर इलाका है और पंजाब भी एक एग्रीकल्चर इलाका है। वहाँ पर भी पानी की शॉर्टेज के बहुत से चैलेंजेस हैं और यहाँ भी पानी की शॉर्टेज के चैलेंजेस हैं। वहाँ भी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के चैलेंजेस हैं, यहाँ भी वो चैलेंजेस हैं। वहाँ की भी जो एग्रीकल्चर है वो जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, यहाँ भी जीडीपी का 22% जो है। तो इस सिलसिले में हमें उनकी तरफ से जो एक्सपर्ट मिलेगी उससे इंशाल्लाह पंजाब जो है वो बेनिफिट होगा। अच्छा चौधरी सरवर साहब, कैलिफोर्निया की जो कौन कौन सी मुआशी पॉलिसीज़ हैं, कामयाबियां हैं जिनको पंजाब में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी आने वाले दिनों में? देखें जी, उनकी जो कामयाबियां हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि वहाँ की जो कैलिफोर्निया की वहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेवस जो है वो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में से एक है, वन ऑफ दी बेस्ट है, बल्कि दी बेस्ट है, जिन्होंने एग्रीकल्चर पे, यील्ड पे, प्रोडक्टिविटी पे, इनोवेशन पे जितना काम किया है दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी ने किया। और मैं ये भी खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हमने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जो है डेवस की, उससे भी हमने जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो कर लिया है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, और वो भी इस सिलसिले में हमारी जो है मदद करेंगे। मैं आपको 2-3 सिंपल चीज़ें समझाता हूँ, इससे आप अंदाज़ा कर लेंगे कि किस तरीके से चीज़ें जो हैं यूरोप में और अमेरिका में किस तरीके से उन्होंने अपनी इकॉनमी को डेवलप किया है। मिसाल के तौर पर हमारी कॉटन है, यहाँ पर हमारी जो फी हेक्टर जो है पैदावार वो 600 किलोग्राम है, और दुनिया में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में वहाँ पर 2000 से 2500 किलोग्राम पर हेक्टर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा कर लें कि अगर हम ये सीड के मसले जो हैं और यहाँ पर पेस्टिसाइड के मसले जो हैं, फर्टिलाइज़र के मसले जो हैं, राइट काइंड ऑफ सीड जो है, ये मसले हम कर लें, इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट पे तवज्जो दे दें, जिसकी हमें यकीनी तौर पर मदद जो है स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया से आएगी। और अगर हमारी जो यील्ड है अगर डबल भी हो जाए तो आप अंदाज़ा कर लें कि हमारा किसान जो है वो कितना ज़्यादा खुशहाल जो है वो होगा। इसके अलावा आप देख लें कि पर काऊ पूरी दुनिया में मिल्क जो है वो 18-20 किलोग्राम लेते हैं, हम 2-3-4 किलोग्राम लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। गवर्नर साहब ये बताइए, कैलिफोर्निया और पंजाब के अवाम के दरमियान अवामी सतह पर भी कोई रवाबित होंगे, कोई स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स होंगे? यकीनी तौर पर मैं पाकिस्तान के लोगों को, जो प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर हैं, नेशनल असम्बली के मेंबर हैं, हमारे सेनेट के मेंबर हैं, एक ही बात मैं बार बार कहता हूं जब से पाकिस्तान आया हूं, भाई कि दिस वर्ल्ड इज़ वर्ल्ड ऑफ रिलेशंस नाउ। आपके जो ताल्लुकात हैं इन द राइट प्लेसेस और इन द कॉरिडोर ऑफ पावर, ये आपके लिए बहुत मैटर करते हैं, ये आपके मुल्क को बहुत फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। तो मैं जब भी मुल्क से बाहर जाता हूँ, किसी भी मुल्क में जाता हूँ, तो मैं सिर्फ वहां पाकिस्तानी कम्युनिटी को नहीं मिलता, मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी मिलता हूं, और मैं खासकर सिख कम्युनिटी को मिलता हूं कि अब सिख कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान से उतनी ही मोहब्बत करती है जितनी पाकिस्तानी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। अच्छा। और मोर इम्पॉर्टेंटली मैं वहां के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर हैं, असम्बली के मेंबर हैं, मेयर्स हैं, डिप्टी मेयर्स हैं, अटॉर्नी हैं, मैं उन सब को मिलता हूं, और मिलने के बाद उनको पाकिस्तान की सिचुएशन बताते हैं, उनको कश्मीर के बारे में बताते हैं कि वहां पर क्या जुल्म हो रहा है। पैलेस्टाइन की हमने जब ड्यूरिंग माई विजिट उनसे गुफ्तगू की है, और ख़ासकर अफगानिस्तान के बारे में उन्हें ब्रीफ किया है कि भाई देखें, अफगानिस्तान में अगर अमन आएगा तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी पाकिस्तान होगा। तो पाकिस्तान के बारे में ये तासर अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहते, ये गलत तासर है। पाकिस्तान जो है अमन की। गवर्नर साहब, आपने ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के दरमियान जो मुआहिदा किया है, उससे ज़राई शोबों में हमें कितने फ़वाइद मिल सकेंगे, क्या फ़ायदा हासिल होगा? देखें, पहले एक यूएसएड का सपोर्ट से, फंडिंग से हमारा एक प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी जो एग्रीकल्चर की फैसलाबाद में है, उसमें 3 साल का एक प्रोजेक्ट था। वो इन्हीं इश्यूज़ पे था कि किस तरीके से हम
यील्ड जो है, प्रोडक्टिविटी जो है एग्रीकल्चर की कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा टारगेट तो यही होगा कि किस तरीके से हम कॉटन की प्रोडक्ट बेहतर कर सकते हैं, वीट की कैसे बेहतर कर सकते हैं। फिर वेजिटेबल्स जो हैं एक बहुत बड़ा इशू है, उसमें हमारे सीड की क्वालिटी ऑफ सीड सही ना होने की वजह से, सीड नहीं सही होने की वजह से हमें ये चीज़ें भी अब बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। फिर मेज़ पे हम काम करेंगे कि किस तरीके से उसको बढ़ाया जा सकता है। तो इंशाल्लाह ये हम सारे काम जो हैं अभी फ़ौरन मेरी कोशिश होगी कि हमारा जो है यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर के लोग जो हैं इनको मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस भेजूं और वहाँ के फिर एक्सपर्ट यहाँ आएँ और यहाँ पर इंशाल्लाह ये म्यूचुअल तौर पे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को, यील्ड को, इनोवेशन को किस तरीके से बेहतर करेंगे। इंशाल्लाह उससे ज़ोर शोर के साथ काम शुरू होगा। गवर्नर साहब, थोड़ी सी सियासी गुफ्तगू कर लेते हैं। आप तो अमेरिका में मौजूद थे, यहाँ पर हालात काफ़ी पेचीदा होते जा रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हम अंदरूनी हालत को देख लें, सूरत हाल को देख लें, परफॉर्मेंस का दबाव उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर है, फिर जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप भी सामने आ गया था, बजट आने वाला है, ऐसी सूरत हाल से कैसे निपटना चाहिए? लेकिन जी देखें, मैं आपको बताऊं, मेरा तो इस बात पे ईमान है और मैंने बच्चों को भी हमेशा अपने जो ट्रेनिंग दी है, लोगों को भी जो कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि जब चैलेंजेस ज़्यादा हों, कंपटीशन मजबूत हो तो परफॉर्मेंस बेहतर होती है। हमने देखा है कि कंपटीशन बिजनेस में आ रहे आया तो हमारी बिजनेस और बेहतर हो गई, और कंपटीशन आया और बेहतर हो गई। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब पंजाब में कोई बजट पास कराने के लिए हमें कोई मुश्किलात पेश आएंगी। ये लायल हमारे PTI के MPAs हैं, उनको ग्रीवियंस हैं, उनकी अपनी कुछ चीज़ों पे वो जो हैं अपनी रिजर्वेशन रखते हैं और रखना भी चाहिए, पार्लियामेंटेरियन हैं, उनको अपना व्यू पॉइंट देना चाहिए। लेकिन वो बजट के इशू पे मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को वो जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट देंगे। ठीक है। पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरह से कैलिफोर्निया और हम पंजाब स्टेट्स की बात करें, सिस्टर स्टेट्स इनको बना दिया गया, डिक्लेयर किया गया, बहुत अच्छी खबर है। साथ ही वो तो पूरी उम्मीद है, कहते हैं कोई मसाइल नहीं है, कुछ छोटी मोटी रंजिशें, ग्रीवियंसेस हैं, वो तो दूर हो जाएंगे अगर सियासी तौर पर देखा जाए तो। बिल्कुल ऐसा ही है। हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि अमेरिका के मारूफ बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने भी पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम का एतराफ़ कर लिया और कोरोना वबा से निमटने और पाकिस्तानी मईशत को इस्तेहकाम और बढ़ोतरी की तरफ लाने में जो हुकूमत के इक़दाम हैं उनको बहुत सराहा है। हाँ, और इस मैगजीन की रिपोर्ट में कहा गया है कि दानिशमंदाना पॉलिसियों के ज़रिए पाकिस्तान अपनी मईशत की बहाली में कामयाब रहा है और पाकिस्तान की मईशत की बढ़ोतरी की शरह 4% तक रहने का इम्कान भी जाहिर कर दिया गया। और रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे वक्त में जब अमेरिका और हिंदुस्तान जैसे ममालिक को भी कोरोना वायरस की सूरत हाल से निपटने में दुश्वारी का सामना है, इस सूरत हाल में पाकिस्तान अपनी मईशत की बहाली में कामयाब रहा, इसको सराहा गया। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर फोर्ब्स ने जो किरदार, जो हुकूमती इक़दाम को सराहा है, उसमें ये भी कहा गया कि आवाम की जानिब से जो SOPs पर अमल दरामद था, कोरोना को काबू पाने में उसी वजह से मदद मिली है हमें, और ये दानिशमंदाना पॉलिसीज़ के ज़रिए ही पाकिस्तान अपनी मईशत की बहाली में भी कामयाब रहा है। और हम इसी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो सनती ज़रई पैदावार में बेहतरी, टैक्स रेवेन्यू और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है, इस हवाले से भी बात उन्होंने की है। रिपोर्ट में सामने आया जुलाई था अप्रैल में तरसीलात ज़र 29% इजाफे से, मतलब हम देख रहे हैं तो 24.2 अरब डॉलर का रिकॉर्ड भी कायम किया गया है। ये सारी बातें भी उस रिपोर्ट के अंदर कही गई हैं। और फिर मुल्की बरामदात के हवाले से भी कहा गया है कि 6.5% जो है इजाफे से 21 अरब डॉलर की सतह तक पहुंच गई हैं। और करंट अकाउंट खसारा जो है, करंट अकाउंट बैलेंस जो है, एक बार फिर उन्होंने कहा कि 80 करोड़ डॉलर सरप्लस रिकॉर्ड किया गया है। तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती है ही नहीं, क्योंकि हमें ना आदत ही नहीं है, हमें आदत ही नहीं है करंट अकाउंट सरप्लस बोलने की, करंट अकाउंट सरप्लस सुनने की। तो ये जो करंट अकाउंट बैलेंस है, इसको हमने हमेशा जो है खसारे के तौर पर ही, डेफिसिट के तौर पर ही देखा है। लेकिन ये इस दफ़ा ऐसा है कि ये करंट अकाउंट बैलेंस एक बार फिर 80 करोड़ डॉलर सरप्लस रिकॉर्ड किया गया है और इस वजह से भी हुकूमती पॉलिसीज़ को सराहा गया है मैगजीन फोर्ब्स की इस रिपोर्ट के अंदर। और हुकूमत के इक़दाम को सराहा जाना एक बड़ी बात है। और फिर अगर हम बात कर रहे हैं कि मईशत की बहाली में कामयाब रहना, उन्होंने साथ अवाम को भी क्रेडिट दिया है कि अवाम ने SOPs पर अमल दरामद किया है और हुकूमत ने कोरोना के दौरान बेहतरीन पॉलिसीज़ जो हैं वो अपनाई थी। ट्रंप का जिक्र किया गया अच्छा इशाल इस रिपोर्ट के अंदर, वो ये कहा गया कि जी जहाँ पे ट्रंप को हो रहा था, डॉन जॉनसन को जो है कोरोना हो रहा था, ऐसे हालात के अंदर दुनिया बहुत ज़्यादा परेशान थी, तब भी पाकिस्तान ने
हौसले से ऐसे इकदाम उठाए हैं कि हालात बेहतर हुए हैं, और भारत जैसी मईशत का भी जिक्र हुआ है, उसके साथ कंपैरिजन भी किया बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर हम लोग देख रहे हैं, हम खुद भी अगर कंपैरिजन करें दूसरी स्टेट्स के साथ या फिर अपने हमसाये मुल्क के साथ ही कर लें, हम भारत के साथ भी कर लें, तो हमारी पॉलिसीज़ बहुत बेहतर रहीं। फिर हम लोगों ने हमें मुआशी सतह पर भी उतना ज़्यादा बहरान का सामना नहीं करना पड़ा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे केसेस जो हैं उन पे हमने बड़ी जल्दी कंट्रोल पा लिया। और वो उसके पीछे जो अवामिल हैं वो यही है कि हुकूमत की जानिब से जो दानिशमंदाना इकदाम थे या फिर जो उनकी सूझबूझ के मुताबिक जो SOPs को फॉलो किया गया, लागू किया गया, और फिर अवाम का बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है हमजा के अवाम ने उनको सीरियस भी लिया, जिसकी बदौलत हम आज इस सतह पर खड़े हैं। हाँ जी, बहुत कोशिश की है गवर्नमेंट ने भी और लोगों ने भी। चलें, अब फोर्ब्स की जानिब से ये कहा जा रहा है तो फिर हम इस पर मान लेते हैं कि अवाम ने भी बहुत ज़्यादा अमल किया है। आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस पूरी सूरत हाल पर बात है। सुलैरी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। ये बताइएगा, फोर्ब्स की जानिब से भी कहा जा रहा है, ऐसा आलमी मैगज़ीन कह रहा है कि पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम की हम गवाही दे रहे हैं कि 4% तक ग्रोथ भी रहेगी। ये कितना मानी खेज़ है और कितना खुश आइंद है? जी, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हैरानगी वाली बात है। ये चीज़ तो अब काफ़ी वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उसने एक वी शेप रिकवरी ली है। शुरू में जब IMF या वर्ल्ड बैंक जो है वो 1.5% ग्रोथ की बात कर रहे थे तो उस वक्त स्टेट बैंक का ये कहना था कि ग्रोथ 3% होगी। और जब एग्रीकल्चर जो है वो बेटर परफॉर्म कर गया तो 3.94 जो थी ये तो काफ़ी रियलिस्टिक ग्रोथ है। और अब फोर्ब्स मैगजीन भी उसी बात की तायद कर रहा है कि पाकिस्तान के जो फैसले थे, स्पेशली स्मार्ट लॉकडाउन का जो फैसला था कोविड का, और कोविड को जो कंटेन किया गया था, ये दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट रहीं कि पाकिस्तान की जो इस वक्त इन पॉलिसी की वजह से ग्रोथ जो है वो तकरीबन 4% तक ये इंशाल्लाह जाएगी। अच्छा सुलैरी साहब, वर्ल्ड बैंक की बात करें, IMF की बात करें और हमारे मुआशी माहिरीन की बात कर लें तो वो तो सारे यही कह रहे थे कि बहुत कुछ जो है वो भी ठीक होना है, नोहा का ना थे वो इस हवाले से अगर हम कहें तो ये गलत नहीं है। बहुत कुछ, हाँ, मईशत के हवाले से देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ठीक करने की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। अब ये तो नहीं कह सकते कि चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट होगी, लेकिन मैं पहले दिन से अगर मैं अपनी ज़ाती राय बताऊं तो मैं तो 3.94 को बहुत रियलिस्टिक ग्रोथ नंबर जो है वो ले रहा हूं। वर्ल्ड बैंक ने तो ये भी कहा था कि रेमिटेंसेज जो है वो 20% कम हो जाएंगी, लेकिन हमारी रेमिटेंसेज इस वक्त तारीख की एक बुलंदतरीन सतह को छू रही है। तो जाहिर है मुख्तलिफ जो अदारे हैं वो अपने अपने मॉडल्स लगाते हैं, उसमें मुख्तलिफ इफ्स एंड बट्स होते हैं। अगर ज़मीनी सूरत हाल ये होगी तो इस तरह के नंबर आएंगे, अगर बेहतर होगी तो ये होगा। तो लेकिन पाकिस्तान में चूँकि कोविड का जो केसेस है उनको माशाल्लाह काफ़ी हद तक कंटेन करने में हुकूमत कामयाब हुई। अभी भी खतरा टला नहीं, हमें अपने जो हिफाजती इक़दाम है उनको कम नहीं करना। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि बांग्लादेश, इंडिया या नेपाल के मुकाबले में अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो है बेहतर पॉलिसी की बुनियाद से और अल्लाह के फजल से अभी तक उन तबाहकारियों से बचा हुआ है जिसने कि इस खत्ते के बाकी ममालिक को बुरे तरीके से हिट किया है। सुलैरी साहब, मसला यह है कि एकदम से मुस्बत जो है ना चीज़ें सामने आना, मुस्बत खबरें कह लें, मुस्बत रिपोर्ट्स कह लें, हमारी मईशत के हवाले से सामने आना शुरू हुई हैं, इसलिए भी लोग ज़रा हैरान हैं, परेशान हैं कि ये अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ मुस्बत हो गया। नहीं, ये अचानक ऐसा नहीं हुआ। आप देखिए ना, पिछले साल को देखें कि पिछले साल में क्या क्या हुआ। तो आप डीजल की कंजम्पशन को देखें, पेट्रोल की कंजम्पशन को देखें, कैरोसिन ऑयल की कंजम्पशन को देखें, बिजली की कंजम्पशन को देखें। चलो गाड़ियों को तो रहने दें, गाड़ियां अमीर लोग खरीदते हैं। ट्रैक्टर जो है उसकी सेल को देखें, मोटर बाइक की सेल को देखें, रिक्शा की सेल को देखें। जो यूरिया जो है, अगर 10 महीने में ये देखें कि 57% तो सिर्फ यूरिया खाद का ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। सीमेंट को आप देखें, टेक्सटाइल को देखें, तो ये और जब रेमिटेंसेज जो आती हैं तो जाहिर है वो इकोनॉमी में लोग जिनके लिए पैसे भिजवाए जाते हैं वो लोग उसको खर्च करते हैं, तो वो इक्तिसादी सरगर्मियों का, माशी सरगर्मियों का बायस तो वो बनती है ना। इसी तरीके से जब आप 15 मिलियन फैमिली को 12,000 रुपया महीना वो जो एक यकमुश्त पेमेंट की गई थी, ठीक है, तो वो उन 15 मिलियन फैमिलीज में उसको बाजार में खर्चा, तो जो सर्कुलेशन ऑफ मनी जब आएगी तो ऑटोमेटिकली आपके नंबर जो है वो बेहतर होंगे। ठीक है। अच्छा सुलैरी साहब, जैसे हमजा कह रहे हैं कि अवाम परेशान भी हैं कि अचानक से मुस्बत आशारियों की बातें हो रही हैं, तो अवाम इसलिए भी परेशान है कि उन तक ट्रांसलेट नहीं हो पा रहे हैं। आखिर कब तक अवाम को इस सम्राट का मतलब ट्रांसलेट हो पाएंगे अवाम तक ये सम्राट, इस हवाले से भी थोड़ा टाइम फ्रेम बता दें। ये आपकी अलग-अलग पॉलिसीज होती हैं। ये मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर आगे की एक पॉलिसी है। अब इसके सम्राट कैसे ट्रांसफर करने हैं, इसके लिए आपके पास बजट का टूल है। बजट में देखा जाएगा कि लोगों की तनख्वाहें जो है वो कितनी बढ़ रही हैं, जो सोशल सेफ्टी नेट्स हैं उसके लिए कितने पैसे रखे जा रहे हैं,
कोविड वैक्सीन मंगवाने के लिए असद उमर साहब पहले इशारा कर चुके हैं, $1.5 बिलियन की मजीद कोविड वैक्सीन मंगवाई जाएगी ताकि इस मुल्क में कोविड को कंटेन करके मुआशी सरगर्मियों को मजीद रोक दिया जा सके। अगर खुदा न खास्ता कोविड की लहर को बढ़ती है तो उसके लिए अलग से पैसे हैं, जैसे पिछली दफा एक पैकेज दिया गया, उस पैकेज को अनाउंस किया जाएगा। ज़राअत के लिए एक अलग पैकेज जो है वो अनाउंस किया जा रहा है। तो ये आपकी मैक्रो लेवल की पॉलिसी इशूज हैं। तो ये 3 चीजें हम कंक्लूड करते हैं। महंगाई पे कब काबू पाया जाएगा, आवाम की सूरत हाल कब बेहतर होगी, और मुल्क के जो मैक्रो मुआशी इशारे हैं वो कब बेहतर होंगे। तो तीनों अलग चीजें हैं, इनको हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ये है कि जब एक चीज हो जाती है तो फिर आप दूसरी और फिर तीसरी पे काम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आबिद लहरी साहब। सब सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। अभी हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में चीन के ताउन से अपनी नौइयत के पहले इंटरक्रॉपिंग रिसर्च पर तो काम जारी है, लेकिन दूसरी तरफ भावलपुर के इलाके में नौजवान ने मकई और सोयाबीन की इंटरक्रॉपिंग का कामयाब तजुर्बा कर लिया। जी हाँ, जो कि पाकिस्तान में बेहद मकबूल भी हो रहा है। नौजवान से मतलब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भावलपुर में इस वक्त हमारे जो मौजूद हैं नुमाइंदे अमजद अवान। अमजद, किस तरीके से उन्होंने ये जदीद टेक्नोलॉजी के साथ ज़राअत में कामयाबी हासिल की है, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की तो पाकिस्तान में 70% जो है वो एग्रीकल्चर काश्त की जाती है, जिसमें मुख्तलिफ़ फसलें काश्त की जाती हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यंग रिसर्चर जो चाइना से हाल ही में PhD करके आए हैं और पाकिस्तान में इस वक्त कामयाब तजर्बा किया है। उन्होंने मकई और सोयाबीन को एक साथ काश्त करके, उनसे बात करते हैं कि इससे कितना फ़ायदा होगा पाकिस्तान को, और ख़ासकर जो पाकिस्तान का किसान है उसको इस काश्त दोनों एक साथ काश्त करने से कितना फ़ायदा होगा। जी बताइएगा। मकई और सोयाबीन की इकट्ठी काश्त से किसान की पर एकड़ पैदावार में भी इजाफा होगा और पर एकड़ उसकी इनकम में भी इजाफा होगा। अगर किसान हमारी इस स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगा तो वो फ़ी एकड़ 35,000 के करीब मकई के पौधे लगाएगा और 50 से 60,000 के करीब सोयाबीन के पौधे लगाएगा। और जब उसकी क्रॉप बर्दाश्त के करीब आएगी तो वो 85 से 90 मन मकई भी हासिल करेगा, 10 से 12 मन सोयाबीन भी हासिल करेगा। अब अगर हम इसको पैसों में ट्रांसलेट करें तो वो ऐसा है कि 1 लाख से 20,000 के करीब वो मकई से इनकम लेगा, 40 से 45,000 के करीब वो सोयाबीन से इनकम लेगा। सोयाबीन की इनकम इजाफी है। सोयाबीन का 1 मन मकई से 2.5 से 3 गुना महंगा है। और सोयाबीन की काश्त करने से हमारी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। तो हमारा मेन फोकस ये है कि किसान मकई और सोयाबीन की काश्त करे और अपनी सॉइल की फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी को भी बेहतर करे। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि यहाँ पर किसानों के हवाले से इन्होंने मुफीद मशवरा दिया है कि अगर पाकिस्तान के अंदर इंटरक्रॉप को शुरू किया जाता है, इसके ऊपर तजर्बात किए जाते हैं मज़ीद, तो पाकिस्तान दुनिया में खुद कफील बन सकता है ज़राअत में। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें आगाह किया। इंशाल्लाह हम इसी की बात करते हैं कि जब जदीद रिसर्च हो रही होगी और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा होगा पाकिस्तान में, ऐसे नौजवान जो बाहर से PhD करके आएंगे और फिर ज़राअत के शोबे में काम कर रहे होंगे, तो यकीनन प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे। बिल्कुल, ब्रेक से वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं और आपको बताएं कि वैसे तो ब्यूरोक्रेसी जो है मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, मगर हमारे यहाँ क्या होता है कि अफसर शाही का आवाम के साथ रवैया कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होता। सरकारी अफसरान जो हैं वो आवाम के मसाइल हल करने के लिए होते हैं, मगर कोई आम बंदा किसी बड़े अफसर के दफ्तर के करीब भी मतलब नहीं जा पाता। हाँ जी, वो डरता है, वो घबरा रहा होता है, बाहर जो खड़ा होता है शख्स वो उसको करीब ही नहीं जाने दे रहा होता। मगर आज हम आपको एक ऐसे सरकारी अफसर से मिलवाएंगे जिनके दरवाजे हमेशा आवाम के लिए खुले रहते हैं। DPO जंग सरफराज खान विर्क साहब जो हैं गुज़श्ता कई माह से आवाम के मसाइल के हल के लिए रोज़ाना खुली कचहरी लगा रहे हैं, जहां कोई भी बगैर सिफारिश के, बगैर रोक टोक के उनके पास आ सकता है, अपने मसाइल बता सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। रोज़ाना 50 से 60 साइलिन आते हैं, उनकी दरख्वास्तों पर कार्रवाई भी की जाती है। यही नहीं, मतलब रोज़ाना अवामुन नास के मसाइल जो हैं बज़रिया टेलीफोन कॉल भी बराह रास्त सुनते हैं वो। क्या बात है। और कोरोना वबा के उरूज के दिनों में शुरू किया गया ये सिलसिला आज भी जारी है और लाइव कॉल्स में रब्ता
रब्ता करने वाले लोगों के मसाइल घर बैठे ही हल हो जाते हैं। मकामी अफराद का कहना है कि डीपीओ साहब ने अब तक 8 करोड़ रुपए की रिकवरी की है। ये डीपीओ साहब से ही जानेंगे कि जो लोग कह रहे हैं डीपीओ साहब ने कितनी रिकवरी की है, कितनी सदाकत है, किस तरीके से काम कर रहे हैं। डीपीओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। विर्क साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप। ये खुली कचहरी आपकी जो है ये आम खुली कचहरी से कुछ मुख्तलिफ है, कैसे मुख्तलिफ है? आइडिया आपके पास कहाँ से आया? कितना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का? वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में लिया। देखिए, बहुत सारी शिकायत थी, बहुत सारे लोगों का ये मौक़िफ़ था कि हमें अफसरों से मिलने के लिए बड़ी मुश्किल आती है। शायद जो भाई दरबान खड़ा है या हमें मिलने नहीं दिया जाता, लोग वापस चले जाते थे, फिर किसी को सहारा ढूंढते थे। तो हमने ये काम किया कि फरवरी से हमने अपना दफ्तर ही बाहर लगा लिया। अब मैं सुबह ऑफिस जब आता हूँ तो बाहर बैठता हूँ और शाम तक जब तक दिन की रोशनी रहती है मैं बाहर ही कुर्सी लगाकर बैठा होता हूँ। कोई रोक टोक नहीं, कोई दरवाज़ा नहीं, जो बंदा भी चाहे वो मुझसे आकर मिल सकता है। ये जो आप 50-60 तो एप्लीकेंट्स की बात कर रहे हैं, उसके अलावा बहुत सारे लोग, मतलब मैं आप समझें लेकर शाम तक मेरे पास इतना रश लगा होता है कि शाम में 7 बजे जब रोशनी ख़त्म होती है तब हमें उठकर अंदर चला जाता हूँ। उतनी देर तक मैं बाहर ही बैठा रहता हूँ। ठीक है। अच्छा, डीपीओ साहब ये भी बताएगा कि कभी ऐसा हुआ है कि फील्ड से आपको कुछ और ब्रीफ किया जा रहा हो, आपके जो लोग हैं आपको कुछ और बता रहे हो, और फिर जब खुली कचहरी में लोग आए मसाइल लेकर तो आपको कुछ और ही हकीकत बता रहे हो, ऐसा भी होता है? और फिर आप अपने अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई कर लेते हैं उस सूरत में? देखिए, जब आपने दफ्तर ही बाहर लगाया है, आपसे लोग खुले डुले मिल रहे हैं, आपके पास कोई ऐसी रोक टोक नहीं है, तो उसका ये इम्पैक्ट हुआ कि मुझे तमाम थानों के बारे में, तमाम पुलिस अफसरान के बारे में लोगों से आगाही मिल जाती है। आप इतने ज़्यादा लोगों से जब आप मिलते हैं, आप रोज़ उस थाने के 5-7 बंदों से मुलाकात कर रहे हैं, 10 बंदों से, तो वो बता रहा है कि उसके साथ कैसा रवैया बरता, क्या उसके साथ कोई ज़्यादती तो नहीं हुई उसी वक्त ही। और आपको ये भी मैं मज़े की बात बता दूँ कि पुलिस के ख़िलाफ़ जितनी भी शिकायत है मैं खुद ही सुनता हूँ। अच्छा। उनको उसी दिन या उससे अगले दिन हम यहीं पर बुला लेते हैं, अपने सामने ही बात होती है। तो एक ऐसा हमने खुला निज़ाम रखा हुआ है ताकि लोगों को बर वक्त रिलीफ दिया जा सके। ठीक है। सरफराज विर्क साहब, हमें ये बताइएगा आप यहाँ पर कि हमने देखा कि कब्ज़े के बहुत सारे मसाइल हैं और ये ज़्यादा मसाइल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हैं। वज़ीर आज़म साहब को भी अक्सर ये शिकायत मौसूल होती है। जब आप कॉल सुन रहे होते हैं, क्या कोई कॉल्स आती हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की? क्या शिकायत कर रहे होते हैं? आप किस तरह से इजाला करते हैं? देखिए, जो ईद की लॉकडाउन था तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम लाइव सेशन करें, डायरेक्ट कॉल्स लें। उसमें बहुत सारे लोग जो कहीं दूर दराज इलाकों में हैं, कई जंग से उनके इश्यूज़ हैं तो वो मुल्क से बाहर हैं या पाकिस्तान में दूर दराज इलाकों में हैं, तो हमें बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं वो बाहर से अब फ़ोन आ रहे हैं और वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमारे लाइव कॉल सेशन के दौरान। तो बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं वो कब्ज़ा ग्रुपों के बारे में है, जैसे आपने ये बताया, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी का इशू है। हम उसको प्रायोरिटी पर देखते हैं, चूँकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी का हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ये विजन है कि उनके साथ कोई ज़्यादती हो तो उनका इजाला किया जाए। बहुत सारे केसेस में अब आपको गिनती में नहीं बता सकता कि हमने जो कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़ एक्शंस लिए हैं, हमने उनकी जो जायदाद है वो कब्ज़ा ग्रुपों से छुड़वाई है। तो ये सारा मकसद ही एक तब्दीली का है। जो हम एक नारा लगाते हैं तब्दीली, वो ये है कि अब हम बाहर बैठते हैं और बगैर किसी रोक टोक से हर बंदा मुझसे मिल सकता है। डीपीओ साहब, इस तरह से जिस तरह आपने कहा कि आप वहीं पर खुली कचहरी में ही फैसला भी कर देते हैं और आपके अपने अफसरान तो इससे खासे नाला होंगे, जब उनकी शिकायत आवाम लेकर आते होंगे फिर उनके खिलाफ आप एक्शन लेते होंगे, वो तो खासे नाला होंगे। क्या आप समझते हैं कि बाकी अजला में भी इस तरह के काम होने चाहिए, इस तरह से खुली कचहरियाँ लगनी चाहिए ताकि आवाम को बर वक्त इंसाफ मिल सके? देखिए, जब कम्युनिकेशन गैप होगा ना पुलिस का और अवाम के दरमियान, और खास तौर पर अफसरान का, देखिए मैं एक सुपरवाइजरी ऑफिसर हूँ, तो थाने में जाना है तो वो शिकायत मुझसे करेंगे। अगर मैं अवेलेबल हूँ तो थाने की हालत ऑटोमेटिक बेहतर होनी है कि सुपरवाइजरी ऑफिसर अगर बाहर बैठा है 45 अगर बाहर बैठा है इस 45 डिग्री सेंटीग्रेड में भी वो अपने टेंट लगाकर बाहर बैठा है, वो एसी वाले कमरे में नहीं बैठा, तो उसका इम्पैक्ट नीचे जाता ही जाता है। वो जैसे आपने कहा कि परेशान होंगे, तो डेफिनेटली होंगे, क्योंकि उनको ये आदत नहीं थी पहले कि हर कोई बंदा, गरीब आदमी हो चाहे कोई भी हो,
वो सीधा जाकर डीपीओ से मिल सकता है। तो डेफिनेटली आप ये बात कर रहे हैं, वो परेशानी तो ज़रूर होगी, लेकिन हमने बेहतरी की तरफ जाना है। और जैसा आपने पहले कहा, इंशाल्लाह ताला यही मैं समझूंगा कि यही निज़ाम हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए कि आवाम की बात सुनी जाए और उनकी मदद की जाए। ठीक है डीपीओ साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा सा पेचीदा सवाल है कि आपकी जो हमने फ़ोन कॉल्स हैं वो देखी हैं नशर होते हुए और फेसबुक पर लाइव जा रही होती हैं, लोग भी सुन रहे होते हैं कौन सी कॉल आ रही है, आप क्या जवाब दे रहे हैं, क्या शिकायत आ रही हैं। अच्छा, जिस वक्त ये सोशल मीडिया पर मामला जाता है तो 2 ग्रुप्स उसमें भी बन गए, आपने भी यकीनन देखा होगा। वो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये तो स्टंट है, इसकी ज़रूरत क्या थी इनको करने के लिए। आप इसको कैसे एड्रेस करेंगे कि इसकी ज़रूरत आपको क्या थी कि इस तरह से काम किया जाए और इसको एक लोगों के लिए मिसाल बना दिया जाए कि पुलिस अच्छा काम कर रही है? देखिए, मैंने आपको जैसे पहले कहा, हर कॉल में 3-4 जो हम 1 आवर की कॉल है उसमें 30 to 35 कॉल्स हम सुन लेते हैं उस सारे प्रोग्राम में। उसमें ख़ास तौर पर हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की कॉल्स आ रही हैं। आप ये इमेजिन करें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कैसे हमसे रब्ता कर सके। दूसरा, बहुत सारे लोग पिंडी से, इस्लामाबाद से, लाहौर से और बाकी डिस्ट्रिक्स में हैं, वो जंग के अलावा जो बखर है, वो जो दूसरे ज़िला में रहते हैं, वो कह रहे होते हैं कि जी हमारी मुश्किलात थी, आपका शुक्रिया कि हम आपसे इस तरह बात कर सकते हैं। तो ये तो मकसद है, जो यहाँ वाले लोग हैं वो तो शायद मेरे पास आ सकते हैं, जो इस सिटी से बाहर के लोग हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनके लिए आसानी, राब्ते के लिए आसानी के लिए किया गया है। अच्छा डीपीओ साहब, क्राइम में किस हद तक कमी हुई है? क्योंकि आप पता है कि क्विक रिस्पांस होगा, कार्रवाई भी फ़ौरन हो जाएगी। आप क्या देख रहे हैं, कितने हालात बेहतर हुए हैं, कितना अच्छा रिस्पांस इसका आ रहा है? देखिए, मैं आपको कह सकता हूँ अपने यकीन से कि तकरीबन 80% क्राइम, जब से मैं आया हूँ हमने क्राइम को कला कमा किया है इंशाल्लाह ताला इसी मेहनत के साथ। और ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप किसी भी जंग का जो शहरी है वो आपको बता सकता है कि मेरे आने से ना सिर्फ उनकी रसाई आसान हुई है, बल्कि उनको जराइम से काफ़ी हद तक, अब जारी बात है पूरी दुनिया में क्राइम होता है, हर जगह होगा, लेकिन 80% मेरे आने के बाद क्राइम में कमी आई है। क्या बात है। चलें अब थोड़ा सा ना, मतलब कि विर्क साहब, बात को आगे लेके चलते हैं। हम कोई अच्छा काम करते हैं ना तो हम ये समझते हैं कि रात को नींद बड़ी सुकून की आती है, वो ख्यालात भी अच्छे आ रहे होते हैं। जब दुआएं मिलती हैं वापस, तो फिर नींद कितने सुकून की आ रही होती है। जब लोग वापस आते हैं, आपको दुआ देते हैं कि आपने हमारा काम कर दिया है, कितना सुकून मिलता है इससे। देखिए, यकीन करें आप, मैं आपको अभी अपनी बात बता रहा हूँ कि कई लोगों से पूछता हूँ तो वो कहते हैं रात को एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं, और मैं सारा दिन इतने लोगों से और इतनी दुआएं और इतनी मेहनत के बाद, यकीन करें, जब बेड पर लेटता हूँ तो मेरे घर वाले भी कहते हैं कि आप 1 मिनट में लगाते हो, सो जाते हैं। तो अल्लाह ताला का इसके बहुत शुक्र है, मैं अल्लाह ताला की रब की ज़ात का इसमें बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपका डीपीओ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और क्योंकि हमने ये देखी थी और लोग भी ये कॉल्स देख रहे थे कि ये कौन से पुलिस अफसर आ गए हैं जो उसी वक्त लोगों की बातें सुन रहे हैं और उनके मसाइल जो हैं अपने अफसरों के ख़िलाफ़ भी जो है बात सुन रहे हैं और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा एक मैसेज भी है और एक अच्छा तरीक़ाकार है, ये होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि जो बाहर दरबान खड़ा है वो आपको अंदर जाने ही ना दे और उसकी जो कोताही है या वो आपको डरा रहा है, उसकी वजह से अंदर जो अफसर बैठा हुआ है उसका नाम बदनाम हो रहा हो कि वो तो लोगों से मिलना ही नहीं चाहता। शायद अंदर बैठे हुए अफसर को ये पता भी नहीं होता कि बाहर साहिल जो है वो आया हुआ है, वो अपनी कोई प्रॉब्लम्स, अपनी कोई फाइलें लेकर आया हुआ है, वो चक्कर मार रहा है बार बार। तो जो बाहर खड़ा होता है वो उनको वहीं से टरखा देते हैं या वहीं से फारिग कर देते हैं कि साहब तो इस वक्त बिजी हैं। तो ये तरीका कार होना कि आप खुली कचहरी लगा के, कैंप लगा के आप बैठे हुए हैं और हर अमीर गरीब जो बड़ा है छोटा है आके आपके पास अपने मसाइल लेके आ सकता है, यही एक अच्छी चीज़ है। और इस मसले का कि जी कि आपको पता है कि नहीं पता, पीछे बाहर ये मामला हो गया, इसका हल दे दिया डीपीओ झंग ने, सरफराज विर्क साहब ने, अब बाकी भी इस तरह से कर रहे होंगे, तो अवाम को ये फील होगा कि अगर खुदा न खास्ता हमें कोई मसला होगा, हमें सुनने के लिए कोई मौजूद है। और ये अगर आपका ख्याल ऐसा हो जाए तो फिर आपकी कई परेशानियां दूर हो जाती हैं। अच्छा चल आगे बढ़ते हैं, कुछ PSL की बात करते हैं। कल मैच है भाई। एग्जैक्टली जी, क्रिकेट दीवानों के इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने को हैं और पाकिस्तान सुपर लीग के बकाया मैचेस के लिए कल मैदान सजेगा। अबू धाबी में पहले मैच में लाहौर कलंदर्स होंगे और इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिनके दरमियान टाकरा होगा। और मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो है रात को 9 बजे शुरू होगा। और लाहौर कलंदर्स के लिए परेशानी की खबर यह है कि बेन डंक
वो थोड़े से ज़ख्मी हो गए हैं, उनको गेंद लगी है और कहा जा रहा है कि होंठ के करीब कहीं पर उनको गेंद लगी है, लेकिन उम्मीद जो है वो जाहिर की जा रही है कि ज़ख्मी हुए हैं लेकिन पहले मैच से पहले वो ठीक हो जाएंगे, कोई इस तरह की इंजरी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। उधर पाकिस्तान सुपर लीग में जो शिरकत के लिए मजीद 4 खिलाड़ी थे उनको भी वीज़ा जारी कर दिए गए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वीज़ा जारी किए जाने की इस हवाले से तस्दीक भी कर दी है। उमर अमीन है, हमाद हैं और फिर खालिद उस्मान है, आसिफ फरीदी हैं, जिनको वीज़े मिल गए हैं और ये भी जो है वो पहली फ्लाइट से उधर चले जाएंगे। अच्छा, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट माजिद भट्टी साहब मौजूद है। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। खुदा करके आखिरकार जो है मैच होने जा रहा है। हम सारे बड़े जो हैं परेशान भी रहे, कभी गुस्सा भी आ जाता था, कभी लगता था कि भाई अगर ऐसे ही करना था तो आप इसको मज़ीद डिले कर देते। अब आप क्या देख रहे हैं कि इंतज़ामात बेहतरीन है और हमें एक अच्छा शो देखने को मिलेगा? हमजा, मैं इस वक्त कराची में मौजूद हूँ और तकरीबन कोई 1100-1200 किलोमीटर दूर हम अबू धाबी से बैठे हुए हैं। तो हम तो सिर्फ जो खबरें आ रही हैं उसी पर इन्हिसार कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि बकिया 20 मैचेस जो हैं अल्लाह करे कि खुश उसलूबी से मुकम्मल हो जाएं, क्योंकि बज़ाहिर तो अब कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि राह में कोई बहुत बड़ी रुकावट हो। लेकिन जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है वो मुत्तहिदा अरब अमारात का गर्म मौसम है। बिल्कुल ऐसे कल भी किसी ने वहाँ से जब वेदर की जो लेटेस्ट फोरकास्ट थी वो शेयर की तो दोपहर में 51 टेम्परेचर था अबू धाबी में। तो भट्टी साहब, क्या खिलाड़ी खेल पाएंगे? क्या तवक्को है आपके? इतनी सख्त गर्मी, तपते सहरा और फिर इस तरह का खेल, क्या आप समझते हैं कि हमारे खिलाड़ी इतने उनसे उम्मीदें वाबस्ता कर लें हम कि अच्छा खेल पेश कर पाएंगे? देखिए, खिलाड़ी इन सूरत हाल में यूज्ड टू होते हैं, लेकिन ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। वही खिलाड़ी सस्टेन करेंगे इस गर्मी में जो सुपर फिट होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा पसीना निकलेगा रात के वक्त, चूंकि वहाँ होश भी बहुत ज्यादा गिरती है, इसलिए टॉस का बहुत बड़ा फैक्टर होगा। लेकिन एक और चीज जो शायद हमजा आप चूंकि क्रिकेट को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, जिस दिन डबल हेडर्स है ना, वो मैचेस कहीं पाकिस्तान टाइम पे 2:30-3 बजे खत्म हो गए। या तो फिर आप सुबह को इस शो में नहीं आएंगे, जो लोग ऑफिस जाते हैं वो ऑफिस नहीं जा सकेंगे। तो मेरा ख्याल टाइमिंग्स जो रखे गए हैं, हालांकि ये टेलीविजन के लिए मैचेस हो रहे हैं क्योंकि तमाशाई तो अलाउ नहीं है, सिर्फ टीवी का शो है। लेकिन मेरा ख्याल में अगर तमाशाइयों से हटकर जो टेलीविजन के ऑडियंस हैं उनके लिए टाइम थोड़ा सा बेहतर रखा जाता ताकि लोग रात को मैच देख के सो जाते, और अगर जिसकी टीम हार जाती वो जरा 1-8 घंटे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के बाद फिर आराम से सोता। लेकिन यहाँ तो अब कैच 22 सिचुएशन होगी। नहीं भट्टी साहब, आप ठीक कह रहे हैं सर, आप ठीक कह रहे हैं। अब मतलब कि PSL का क्रेज है, मेरा ख्याल है कि मैं रात को ही जागूंगा, शायद शो में सो रहा हूँ, मैं रात को नहीं सो रहा हूँ, मैच पूरा देखूंगा। अच्छा, ये बता दें, अब हमारे पास चले वैसे तो ये PSL है, लीग जीतने का मामला भी है, लेकिन हम अब जो भी चीज़ें देख रहे हैं उसको T20 वर्ल्ड कप से नथी करके देख रहे हैं। क्या फ्रेंचाइजीज को उनके जो कप्तान हैं उनको फैसले बैटिंग ऑर्डर में हो गए या बॉलिंग में हो गए ऐसे करने चाहिए कि हमें अपनी स्ट्रेंथ का T20 वर्ल्ड कप के लिए भी पता लग सके? ख़ास तौर पे मैं इमाद वसीम कप्तान की बात कर रहा हूँ, बाबर आजम की ओपनिंग की बात कर रहा हूँ। यकीनी तौर पे देखें, जो इस वक्त जो पाकिस्तान के मेन प्लेयर्स हैं वो तो T20 वर्ल्ड कप को टारगेट किए हुए हैं, लेकिन आप इस चीज़ को जहन में रखें कि T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान टीम ने कम से कम 10 T20 इंटरनेशनल खेलने हैं। अभी 3 इंग्लैंड में खेलने, 5 वेस्ट इंडीज में खेलने, फिर T20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड की टीम कराची में आएगी 2 मैच खेलने। तो इन 10 मैचेस में बहुत सारे लोगों की जो सलाहियत है, बहुत सारे लोगों की फॉर्म, फिटनेस, कारकर्दगी सब चेक हो जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल में T20 वर्ल्ड कप के जो मुंतजमीन हैं, फिर IPL इंडियन जो लीग है उसके जो मुंतजमीन हैं, हमने जिन जिन खामियों को उजागर किया, मेरे ख्याल में उनको उन खामियों पर नज़र रखने में या उन खामियों से नबर्द आजमा होने के लिए काफ़ी आसानी होगी कि पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान ने थोड़ा सा ये किया कि हमने ऐन वक्त पर जाकर PSL की तैयारियां शुरू की। लेकिन जैसे ना इंडिया है, 3 महीने पहले उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी है। T20 वर्ल्ड कप के मुंतजमीन उनके पास और ज्यादा वक्त है, बल्कि UAE के बाद
एक और इजाफी ऑप्शन जो वो एक्सप्लोर कर रहे हैं वो ओमान है, मस्कत में। अच्छा। तो मस्कत का ग्राउंड भी सुनने में आ रहा है कि वहां भी मैचेस करवाए जाएंगे, क्योंकि 14 टीमों के लिए मेरे ख्याल में नाकाफी हैं 3 ग्राउंड्स। जी जी। लेकिन बहरहाल PSL शुरू हो रहा है, लेकिन बस मुझे एक हल्की सी खलिश है। जाहिर है जिन लोगों ने डिसीजन किया वो हमसे बेहतर जानते हैं। जी जी। आप रोजाना अपने इन्हीं प्रोग्रामों में रिपोर्ट्स करते हैं NCOC के मुख्तलिफ मामलात। अब देखिए ना, आज भी मैं अभी थोड़ी देर पहले टीवी चैनल देख रहा था, इस्लामाबाद में बहुत शरह कोरोना के नीचे आ गई है। हाँ जी। अगर हम पाकिस्तान का ऑप्शन भी ओपन रखते, चाहे एक आध दिन हम लेट कर लेते, पिंडी में मैचेस करवा देते, ऐसे ही है। लाहौर में मैचेस करवा देते, कराची में थोड़ी सी शरह ज्यादा है, तो मेरे ख्याल में हम अगर अपने ग्राउंड पर ये सारा कुछ करवा देते तो हमारी लोकल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिलता। आज तो मजमूई शरह भी 2.94% है। जी हाँ, तो इसका मतलब है कि हमने जल्दबाजी करके हम यूं ही चले गए ना। NCOC ने बेसिकली PCB से यही कहा था कि आप ईद का इंतजार कर लें, उसके बाद हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। लेकिन वो शायद अमारात जाने में जल्दी में थे, हालांकि उनको मुश्किल भी बहुत पेश आई, लेकिन बस अब हमारी बेस्ट ऑफ लक है उनके लिए कि वो जो करें बेहतर करें और हमारी लीग कामयाबी से छठा एडिशन में मुकम्मल कर जाए। अच्छा भट्टी साहब, फॉफ डु प्लेसी कहते हैं कि दुनिया में जो बढ़ती हुई लीग्स हैं, इनकी वजह से जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो खतरात का शिकार हो गई है। क्या समझते हैं, ये राय उनकी ठीक और है? नहीं, फॉफ डु प्लेसी वही प्लेयर हैं उन लोगों में जो साउथ अफ्रीका जब पाकिस्तान थी वो टूर छोड़ के आए हुए थे। देखिए, ये बात तो बिल्कुल हकीकत है कि इस पर अब जो क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको सर जोड़कर बैठना होगा। ये सेम सिचुएशन कुछ अरसे पहले फुटबॉल में भी थी, लेकिन मसला है कि लीग्स में पैसा इतना इन्वॉल्व है। अब देखो ना, बहुत सारे लोग टेस्ट क्रिकेट छोड़ गए इसलिए कि वो अपनी एनर्जी को लीग्स में इस्तेमाल करना चाहते हैं, और इंटरनेशनल क्रिकेट जो खेल रहे हैं वो शॉर्टर फॉर्मेट की खेल रहे हैं। तो इस बारे में ICC को और टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज को सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की सीरीज में हुआ, अगर बड़ी सीरीज में मजीद इस तरह के वाकयात पेश आए फिर तो देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट की हैसियत बिल्कुल सानवी रह जाएगी। लीग में और इंटरनेशनल क्रिकेट में कहीं ना कहीं तवाज़ुन रखना पड़ेगा ICC को। बिल्कुल ठीक है। माजिद भट्टी साहब, वसीम खान का मामला थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो उन्होंने माफ़ी मांग ली है, एक प्रेस रिलीज सामने आई है जिसमें वजाहत कह लें, मुआफ़ी कह लें। उन्होंने कहा जी कि मेरे अल्फाज दुरुस्त नहीं थे, उनका चुनाव दुरुस्त नहीं था। आप कैसे देखते हैं कि ये कह देना कि चुनाव दुरुस्त नहीं था और पहले इतनी सख्त बात कर देना, क्या ये जस्टिफिकेशन है? देखिए, माफी नहीं वो मांग रहे, वो कह रहे हैं मैंने लफ्जों का इस्तेमाल गलत किया था, गलती मान रहे, माफी नहीं मांग रहे। जी जी। लेकिन वसीम खान जिस सिविलाइज मुल्क से आए हैं, मेरे ख्याल में वहां तो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते तो अब तक लोग उनको सू कर चुके होते। जी। मीडिया हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करें। जी। हाँ, मीडिया अगर आपकी जातियात को हाईलाइट कर रहा है, जब यहाँ प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह डिस्कस होती है तो वसीम खान कोई ऊपर से तो नहीं आए। जब आप बरतानिया से पाकिस्तान काम करने आए तो आपको सब कुछ सोचना पड़ेगा। उन्होंने जानबूझकर 2 YouTube चैनल्स का इंतखाब किया। YouTube चैनल्स पर उन्होंने मीडिया को जिस तरह आड़े हाथों लिया, मेरे ख्याल में ये सारा प्री प्लान था। वसीम खान कहते जी मीडिया मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि मुझे खबरें दें, मीडिया को हम पैसे नहीं दे रहे। मैं अपनी बात करता हूँ, चले मैं पाकिस्तान के इस वक्त जो चंद सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जी सफ़े अव्वल के आप जर्नलिस्ट हैं बेशक, तो मैं आप जिस दिन कहेंगे मेरे पास वसीम खान के ऑडियो मैसेजेस भी हैं, मेरे पास उनके टेक्स्ट मैसेजेस भी हैं, वो तो खुद मीडिया को खबरें लीक करते रहे। तो अब वो ये किस तरह इल्जाम लगा रहे कि मीडिया उनको ब्लैकमेल करता था। मेरे ख्याल में वसीम खान को चाहिए कि अपने काम पर तवज्जो दें। वो एक दिन बल्कि उसी YouTube इंटरव्यू में कह रहे थे कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें मेरी वजह से पाकिस्तान आई। अरे भाई, पाकिस्तान 22 करोड़ आवाम का मुल्क है। हमने यहाँ पर वर्ल्ड कप होस्ट किए, हमने यहाँ पर एशिया कप होस्ट किया है। वसीम खान पाकिस्तान क्रिकेट को जरूर चलाने आए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की भी एक लेगेसी है। तो मेरे ख्याल में वसीम खान अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें, लेकिन मीडिया से जिस तरह हेड ऑन होंगे उनके लिए मुश्किलात। ठीक है बड़ी साहब, उसी YouTube चैनल पे उन्होंने आमिर से रिलेटेड भी कुछ बात की है। आपको आमिर का फ्यूचर कैसा नजर आ रहा है? देखिए, ये आमिर को भी थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। आमिर ने बेसिकली मिसबाह उल हक और वकार यूनुस पर अटैक किया था कि जब तक ये दोनों मौजूद हैं मैं पाकिस्तान टीम में नहीं आऊंगा। ये भी गलत बात है कि
कल मैं कह दूंगा जी अगर हमजा मेरा इंटरव्यू करेंगे तो मैं आऊंगा, वरना मैं 92 न्यूज पर नहीं आऊंगा, किसी और चैनल पर जाऊंगा, तो ये तो कोई बात ही ना हुई ना। अगर आपने पाकिस्तान के लिए खेलना, देखें आमिर के लिए जो मेरा सबसे बड़ा मैसेज है, कराची किंग्स के लिए अभी वो खेल रहे हैं, आमिर ने अगर इसी पीएसएल में बकिए जो मैचेस रह गए हैं उनमें परफॉर्मेंस दे दी तो लोग बार बार उनका जिक्र करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले जितने आमिर ने पाकिस्तान के लिए मैचेस खेले या कराची किंग्स के लिए मैचेस खेले तो उनकी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है कि जिसपे मोहम्मद आमिर को बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाए। नौजवान जो आ रहे हैं पाकिस्तान टीम में, अब हसन अली देखे ना, हाँ जी, कम बैक के बाद टेस्ट मैच में भी परफॉर्म कर रहे हैं, वनडे में भी कर रहे हैं, T20 में भी कर रहे हैं। तो अगर आमिर भी बजाय ये कि बातों के बजाय ग्राउंड के अंदर, देखिए खिलाड़ी का काम नहीं है कि मीडिया में जाए, खिलाड़ी का काम है कि अपनी कारकर्दगी, बिल्कुल ऐसे ही है, परफॉर्मेंस से अब आमिर को वापसी जो है अपनी टीम में करनी होगी। बहुत शुक्रिया माजिद भट्टी साहब, मेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और PSL जो है अब कल से शुरू हो रही है फिर से, मतलब कि उसको कंटिन्यू होंगे बाकिया मैचेस, हम उम्मीद करते हैं बेहतरीन मैचेस होंगे। बिल्कुल जी, और सब लोग देख भी पाएंगे, ये भी बड़ा ज़रूरी है। हम आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज समंदरों का दिन मनाया जा रहा है और ये दिन मनाने का मकसद इंसानी ज़िंदगी में पानी की अहमियत, आबी हयात का तहफ़्फ़ुज़ और समंदरी आलूदगी ख़त्म करना है। अच्छा, माहिरीन ये कहते हैं कि समुंदर हमारी ज़मीन का दिल और फेफड़े हैं। समुंदर 40% ताज़ा पानी की फराहमी का ज़रिया है और 75% ऑक्सीजन भी समुंदर ही से पैदा होती है। लेकिन साहिली शहरों से केमिकल्स और फुजले का जो समंदर में अखराज है, ख़तरनाक असरात उससे पैदा हो रहे हैं। और कराची के साहिल पर भी नालों का गंदा पानी देख लें आप, समंदर में फेंका जा रहा होता है, जिससे आबी हयात जो हैं वो आबी हयात को ख़तरात तो लाक हैं। उसके अलावा आप अगर ऑक्सीजन लेते हैं समंदर से तो वो भी, उसको भी ख़तरात। अच्छा, समुद्री आलूदगी में भी तो इशाल इजाफा हो रहा है ना। हुकूमत के साथ साथ अवाम भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें तो आबी हयात और समुंदर का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सकता है। और हम आज जब समुंदरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, यही जो है अज़्म कर सकते हैं कि हम फुजला नहीं फेंक रहे होंगे, हम गंद नहीं फेंक रहे होंगे। हम देखते हैं साहिल के ऊपर जिस तरह से वसीम अकरम और उनकी अहलिया अक्सर तस्वीर बनाती हैं, हम लोग तो सोचते ही नहीं हैं इन चीज़ों के लिए, तो हम इसको सोच रहे होंगे। जो आबी हयात हैं उनको जो ख़तरात लाहक हैं वो भी हमारी वजह से हैं, वो उनकी अपनी वजह से नहीं है, हमारी गलतियों की वजह से, हमारी कोताहियों की वजह से है। तो जब हम ऐसे दिन मना रहे होते हैं तो इससे हमने कुछ सीखना भी होता है। हम उम्मीद करते हैं कि हम सीख रहे होंगे। बिल्कुल, हम जो पॉलीथीन बैग्स जो फेंकते हैं, जो समंदर में जाते हैं, वो अभी हयात के लिए कितने नुकसानदेह साबित होते हैं। हम इस चीज़ से कितने लायल होते हैं, हमें इस तरीके से नहीं करना चाहिए। हम पिकनिक मनाने जाते हैं, गंद फैलाने नहीं जाते, तो इसे गुरेज कीजिए। और हम यहाँ पर आप लोग से इजाज़त चाहेंगे, अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।